Hi everyone, I am Rosie, your teacher, and today we read the chapter second from the class 9. The chapter name is Matter Around Us Pure. तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसमें हमने काफ़ी सारे मैटर्स की प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा। अब जो हम फर्दर चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये क्या है, इस चैप्टर में एकदम केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फिजिकल नेचर जो है मैटर का वो पढ़ा था। मैं एक बार थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। मैटर क्या होता है, मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब मैटर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ लिक्विड, इट कैन बी अ सॉलिड, इट कैन बी अ गैस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन आप जाके चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। और मैं इसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूँगी। सबसे पहले हम हमेशा जो है चैप्टर के नेम से शुरुआत करते हैं। तो मैटर तो हमें पता है, मैटर इज़ समथिंग विच हैविंग सम मास एंड हैविंग सम वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है प्योर। प्योर से क्या मतलब है, प्योर से मतलब है कि जो प्योर वर्ड इज़ नॉर्मल वर्ड कि मैम ये जब हम दूध लाते हैं, कुछ भी चीज़ हो गई तो ये प्योर है या नहीं, यानी कि उसमें कोई और चीज़ तो इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि अगर मैं कहूँ पानी के बारे में, तो अगर पानी में कोई चीनी मिला दो या नमक मिला दो तो वो इम्प्योर की कैटेगरी में जाएगा, बिकॉज वाटर जो है उस वक्त प्योर नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट वगैरह या कुछ भी उसमें मिक्स है। तो दैट इज़ द समथिंग रिलेटेड टू द प्योर। अब आओ, मैंने इसमें अगेन हाईलाइट कर रखा है सो दैट हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं है विद इन द टाइम लिमिटेशन, तो हम यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट ही पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ वी जज वट एवर द मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूसेस, दीज आर द प्योर, राइट। हम कैसे पता करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्योर हैं या नहीं है, ठीक है। इवन जब हम इस वर्ड को नोटिस करते हैं प्योर को, तो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्योर है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्योर होता है। तो हम एक कॉमन पर्सन क्या बोलेगा कि प्योर मीन हैविंग अ नो एडल्टरेशन, यानी कि किसी भी टाइप की जो है उसमें मिलावट या फिर कुछ एक्स्ट्रा थिंग जो है उसके अंदर ना प्रेजेंट हो, ठीक है। बट फॉर अ साइंस, साइंस क्या कहती है, साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंड्स आर नॉट प्योर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है गाय का भी दूध, जैसे गाँव वगैरह में या फिर शहरों में भी कहीं भी जहाँ गाय वगैरह या भैंस के तबेले होते हैं, तो वहाँ से आप जब दूध लाओगे तो आप क्या सोचोगे कि जो मिल्क है वो प्योर है, राइट, क्योंकि वो आप अपनी आंखों के सामने से वो जो दूध है वो दूध निकालता है और फिर आप जो है उस दूध को घर पे ले आते हो। बट साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग मिल्क स्टिल इज़ नॉट प्योर। वाई? कि मिल्क जो है, मिल्क इज़ अ एक्चुअल द मिक्सचर ऑफ अ वाटर, फैट, प्रोटीन। अब बेटे ये जो वाटर, फैट, प्रोटीन है, दीज आर द जो हमारा मिल्क है वो खुद इन सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ये तो आप ये समझिए कि ये उसको बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं हम, कि एक जो मिल्क है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, वाटर, वो आपको ईजिली अपनी नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा। इनके मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो मिल्क है उसमें कितना परसेंटेज फैट है या फिर उसमें कितना परसेंट ऑफ वाटर है, जबकि हालांकि आपने कोई भी वाटर उसमें मिक्स नहीं करा है, ठीक है। अब तो बस आपको ये समझना है। दूसरा, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर क्या होता है। अब हम उसको डिकोड करते हैं कि मैम अच्छा चलिए हमने ये तो समझ लिया कि मैम एक्चुअल जो मिल्क है वो भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर नहीं है, तो फिर साइंटिस्ट किस प्योर की बात कर रहे हैं। सो इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम एंड देयर केमिकल नेचर। यानी कि जो हमने साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बेटा हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। अगर मैं मिल्क का ही एग्जांपल ले रही हूँ विच इज़ एन काइंड ऑफ अ लिक्विड, राइट। अब लिक्विड के भी तो पार्टिकल हैं, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें बहुत देयर आर द मिलियन एंड थाउजेंड्स ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन अ वन ग्लास ऑफ द मिल्क। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक गिलास मिल्क भी लोगे तो उसमें मिलियंस ट्रिलियंस जो है वो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, किसके, मिल्क के मॉलिक्यूल के। अब इट आइदर बी फैट, प्रोटीन, वट एवर बी इट इज़, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। पर हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मिल्क के पार्टिकल हैं वो क्या हैं, वो सारे केमिकली नेचर उनका सेम होना चाहिए। केमिकल नेचर से उनका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, गिलास है,
तो अब इसमें जो मिल्क के पार्टिकल हैं सेम साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। साइज़ नहीं ले रहे पर हम साइज़ को एक केमिकल नेचर कंसिडर कर लेते हैं, हालांकि साइज़ एक टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी में कंसिडर होगा। तो अब आप, जब मैं आपसे ये पूछूंगी तो दीज ऑल आर द सेम काइंड ऑफ नेचर पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस ग्लास और द डायग्राम वट एवर यू कंसिडर। तो यहाँ पे हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं वो सेम हो, उनका नेचर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, यानी कि अगर वो रिएक्ट भी करेंगे, केमिकल नेचर आप कैसे पता कर सकते हो, उसकी किसी चीज़ से रिएक्शन करा के, लेटर्स भी आपने उसको हीट प्रोवाइड कर दी या फिर आपने उसको क्या कहते हैं किसी और केमिकल से रिएक्ट करा दिए, तो दीज ऑल द थिंग जो आपकी केमिकल नेचर बता सकते हो। फिर क्या है, द प्योर सब्सटेंस, a pure substance consisting of a single type of particle, and in other word a substance is a pure single from the matter। यानी कि हम प्योर तभी कहेंगे जब उस सब्सटेंस के अंदर जो है वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ओके मैम, हमें अब यहाँ से ये समझ में आ गया है कि हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, और हमें भी यही कहना चाहिए कि जो प्योर सब्सटेंस है वो ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सेम नेचर के होंगे, ठीक है, एंड दे बिहेविंग सेम, दैट्स दी प्योर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर में क्या है कि क्या पढ़ेंगे, देखो, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट द मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन अ मिक्सचर फॉर्म, ठीक है। अगर अब जैसे मिल्क है, मिल्क क्या अब आप प्योर बोलोगे? नहीं, हम साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिल्क जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन, फैट एंड वाटर, राइट, ऑफ द टू और द मोर प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। For example, the sea water, a mineral, soil and etc. all are the mixture, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा? मिक्सचर का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा प्योर जो सब्सटेंस है वो मिल के जो है एक फॉर्म में आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रिएक्ट करें, हो भी सकता है वो रिएक्ट करके कुछ तीसरी चीज़ बना ले, और ये भी हो सकता है कि वो रिएक्ट ना करे और वो उसी सॉल्यूशन या फिर आप कह लें कि जिस बीकर में या वट एवर भी आप उसने मिलाया है तो वो उसमें वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। आप इसको सिंपल रखो बिल्कुल। अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिक्सचर। मैम मिक्सचर होता क्या है, ठीक है मैम, हमें ये तो समझ में आ गया कि प्योर इज़ नॉट प्योर व्हाट वी थिंक, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग येस प्योर दैट इज़ द थिंग विच कंस्टिट्यूट द वन टाइप ऑफ द पार्टिकल। अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन टाइप, वन काइंड ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, ठीक है। एंड वी नो दैट द डिजोल्व द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है NaCl। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, आप ये यहाँ से सीख लो, ये नहीं पूछा जाएगा। फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आई गिव यू, ये बेटा NaCl है, ठीक है। कभी आप कुछ और समझो इसको। दिस इज द वेट अ सेकेंड, NaC, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन। मैम समझ में नहीं आया ये सोडियम क्लोराइड कहाँ से आ गई, इवेपोरेशन वगैरह। बेटा ये सोडियम क्लोराइड नथिंग बट द सॉल्ट वट वी आर यूजिंग एट द होम। जो हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने शायद अपनी SST में भी पढ़ा हो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप, हम ये पढ़ते हैं ना अक्सर कि जो है समुद्र के पानी से नमक बनाया, राइट, वो कैसे बनता है। आप इसे घर पे भी कर सकते हो। आप ऐसा कर लो कि आपने क्या करा, एक गिलास लिया, ठीक है, कांच का गिलास ले लेना, सो आपको अच्छे से विजिबल होगा। और क्योंकि अब तो समर्स है, गिलास लेना, उसमें थोड़ा पानी डालना, उसमें थोड़ा नमक डालना, उसको मिक्स कर देना। जब वो मिक्स हो जाएगा आप उसको सनलाइट में रख दो। सनलाइट में रखने के बाद कुछ टाइम बाद देखोगे कि पानी तो गायब हो गया और जो नमक के क्रिस्टल्स हैं यानी नमक वापस आपको गिलास में देखने के लिए मिलेगा। तो दिस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड टू द गैस और द वेपर, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है बेटा, दैट इज नथिंग बट द सॉल्ट। तो यहाँ पे हमें क्या सिखाया है, एक सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप दो सब्सटेंस को जो है वो अलग कर सको एक दूसरे से, ठीक है, दैट इज द सेपरेशन मेथड हमने यहाँ पे सीखा, दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है। अब हाउ द सोडियम क्लोराइड इट सेल्फ
a pure substance and cannot be separating by the physical process into the chemical constituent similarly। अब बेटा यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो मैम NaCl है वो भी तो दो चीज़ों से मिलके बना है, और जब हमने इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा भी होगा तो मैम NaCl क्यों नहीं ब्रेक हुआ? बिकॉज NaCl इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, क्योंकि भाई NaCl तो तब प्योर होता जब उसमें एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता, पर यहाँ पे तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गए, एक Na हो गया, दूसरा Cl हो गया, ठीक है। अगर आपको ये Na और ये Cl नहीं पता देन डोंट वरी, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको ये सारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सोडियम क्या है, क्लोराइड क्या है, ऑक्सीजन, दीज ऑल एंड देयर सिंबल एज वेल, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ ऐसे प्रोसेस है, द फिजिकल प्रोसेस इनटू a chemical constituent। Similarly जो शुगर है, शुगर is a substance which contain only one kind of the pure matter and it is composition is the same throughout, ठीक है। जो अगर हम शुगर की बात करें, अभी तो हमने NaCl की बात करी, इसी तरीके से जो शुगर है वो भी क्या है, एक टाइप का सब्सटेंस है और वो प्योर मैटर इसलिए कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है किससे बना हुआ है, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है। ऐसे हमने अभी NaCl को हम मॉलिक्यूलर लेवल जो एटॉमिक लेवल है उस पर नहीं जाएंगे, हमने क्या कहा कि NaCl इज़ ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, राइट, क्योंकि हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो soft drink and the soil not a single pure substance, whatever the source of the pure substance may be it will be always have the same characteristic property। हम किसी सब्सटेंस को तभी प्योर सब्सटेंस बोलेंगे जब उनके सारे पार्टिकल की जो नेचर है वो सेम होगा, ठीक है, उनका करेक्टरिस्टिक सेम होगा। अभी हम आगे केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे कि एक पार्टिकल किस तरीके से रिएक्ट करता है, तो जब भी हम प्योर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो सेम टाइप से रिएक्शन शो करने चाहिए, वट भी जिसके साथ हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट द मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है, मिक्सचर बेटा हमेशा एक से तो बनेगा नहीं, एक ही यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उसमें एक मिक्सचर में दो प्योर सब्सटेंस मिलकर भी जो है वो एक टाइप की इम्प्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ मिक्सचर हम इस पे पढ़ेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोनेंट द मिक्सचर वी कैन से द डिफरेंट टाइप ऑफ द। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक एक्टिविटी है 2.1 एंड दी ऑल एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टीच यू अ लॉट थिंग, ठीक है। इसके बेसिस पे ही फर्दर चीज़ें होती हैं, तो मैं सारी एक्टिविटी एकदम डिटेल में नहीं पढ़ सकती बिकॉज इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 4 ग्रुप ले लिए, ग्रुप A B C D लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा कि ग्रुप A जो था उसने क्या करा 50 ml वाटर लिया और उसमें क्या करा कॉपर सल्फेट डाला। यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखा है, यू डोंट नीड टू बी रिमेंबर, आपको जो फॉर्मूला है वो याद नहीं करना, अगर आप याद कर रहे हो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं हो पा रहा देन इट्स ओके, ठीक है। अभी जो हमारा ग्रुप ए ने क्या करा कॉपर सल्फेट लिया 50 ml वाटर में, फिर इसी तरीके से जो ग्रुप बी है उसने भी 50 ml वाटर लिया और 2 स्पैचुला यानी कि बेटा एक स्पैचुला जो है वो एक टाइप का स्पून लाइक होता है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। और बहुत छोटा सा, अगर आप अपने साइंस लैब में गए होगे और आपकी टीचर ऐसे एक्सपेरिमेंट कराएंगे तो वो ज़रूर बताएंगे स्पैचुला क्या होता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया। देखो ग्रुप फर्स्ट ने तो सिर्फ एक स्पैचुला लिया था, इन्होंने 2 यानी 2 चम्मच डाला है, ऐसे समझ लेते हैं। अभी स्पैचुला को हम चम्मच की तरह समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला बीकर। अब जो हमारा ग्रुप सी और डी है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लेगा, या फिर आप पोटेशियम पर मैंगनेट भी ले सकते हो और द कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl भी ले सकते हैं, दैट इज़ द हेयर पोटेशियम पर मैंगनेट यानी कि KMnO4। मैंने आपको ये इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था, आपको यह याद नहीं करना, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। सोडियम क्लोराइड अभी हमने लिखा था NaCl, राइट। सो इन्होंने सी और जो डी ग्रुप था कुछ भी ले सकते हो, कॉपर सल्फेट ले लो या फिर कॉपर सल्फेट लिया और पोटेशियम परमैंगनेट लिया या फिर आप टेबल सॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है। गिव अ कंपाउंड टू फॉर्म अ मिक्सचर बनाया उन्होंने, ठीक है। अब हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक तो ये बताना है हमने, ठीक है। मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोनेंट थ्रू आउट सच एज द मिक्सचर इज कॉल्ड द होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन। एक ऐसा मिक्सचर
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वाटर एंड सॉल्ट मिक्सचर, ये दिस इज़ द होमोजेनस मिक्सचर। क्यों? जब आप पानी में सॉल्ट डालते तो वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाता है, उसके क्रिस्टल आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होते, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो दैट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ग्रुप ए और बी में जो हमें मिक्सचर ऑब्टेन हुआ कॉपर सल्फेट वाटर में डालने के बाद, वो एक टाइप का होमोजेनस मिक्सचर था, यानी कि वो पूरी तरीके से घुल गया उसमें, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या ऑब्जर्व करा कि सम अदर एग्जाम्पल ऑफ द सच, जैसे कि मैंने अभी बताया बेटा, सॉल्ट डिज़ोल्व इन अ वाटर, या फिर हम शुगर डिज़ोल्व इन अ वाटर कर सकते हैं, ठीक है। वेट अ सेकेंड, हाँ, आप क्या करेंगे, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा जो हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट है, दैट इज़ KMnO4, वो जो है कलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या करता है वो? कलर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। पिंक टू पर्पलिश टाइप का कलर्ड सॉल्यूशन वो जो है हमें प्रोवाइड करता है। द कलर सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप थ्रो द बोथ द ग्रुप हैविंग ऑब्टेन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट इंस्टेंटली intensity of the color of these solution is different, so these are showing that the homogeneous mixture can have a variable composition, ठीक है। अब हुआ क्या, जो हमने C और D ग्रुप लिया था, हमने कॉपर सल्फेट के साथ साथ उसमें KMnO4 भी डाला। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ सीखी कि जो हमारा कलर है वो वेरी कर रहा है, बिकॉज हमने क्या करा उसमें मतलब अलग अलग कॉम्पोजिशन में डाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कलर के वजह से भी हमें जो है मिक्सचर की होमोजेनिटी जो है वो पता चलती है। दूसरी चीज़, C और D हैव ऑब्टेन द मिक्सचर विच कंटेन द फिजिकली डिस्ट्रिक्ट parts of having a non-uniform composition, such a mixture is called the heterogeneous mixture। बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर आप कुछ ऐसे समझो कि आपने वाटर में कुछ ऐसी चीज़ मिला दी जो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो रही और आपको उसके पार्टिकल स्टिल नज़र आ रहे हैं, तो वो हेट्रोजीनस टाइप का मिक्सचर हो जाएगा। अब एग्जांपल देखो, मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइलिंग। क्या होता है कि वो जो आयरन के जो छोटे छोटे छिक्कल होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, एंड सॉल्ट एंड द सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनस मिक्सचर, है ना। जब आप पानी या तेल को ये वाला कर सकते हो, बहुत आसान है। एक काम करना है, एक छोटा सा गिलास लेना, ठीक है, बढ़िया होगा अगर आप कांच का गिलास लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, पर गिलास तोड़ना नहीं है बेटा, वरना मम्मी से बहुत बुरी पिटाई होगी। तो गिलास लेना, उसमें पानी डालना और उसमें कोई सा भी ऑयल ले सकते हो आप। बेहतर यही होगा अगर आप सरसों का ले लो, सो वो आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब क्या करना ना, बहुत सारा नहीं करना कि पूरा तेल और पानी बर्बाद कर दिया, ठीक है, उसको सेपरेट भी कर सकते हो अगर अच्छे से करोगे तो, ठीक है। अब देखो, पानी डालना और उसके साथ साथ तेल भी डालना, तो आप क्या देखोगे, 2 लेयर फॉर्म हो गई, ठीक है। 2 लेयर के, एक पानी की लेयर एक और एक ऑयल की लेयर देखने के लिए मिलेगी। तो दिस काइंड ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड द हेट्रोजीनस, जो मिक्स ही नहीं हो रहे मैम, और वो अलग अलग हमें पार्टिकल देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब है एक्टिविटी 2.2। बेटा ये एक्टिविटी आपको बहुत ध्यान से सुननी है, बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ये बीच बीच में आती रहेगी, 2.2 में क्या हुआ, 2.2 में क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, क्लास में 4 ग्रुप डिवाइड कर दिए, अगेन ABCD। अच्छा, ऊपर वाले एक्टिविटी से मैम क्या पता चला बेटा, ऊपर वाली एक्टिविटी से हमें 2 नए टर्म्स जनरेट हुए। क्या? एक तो होमोजीनस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। मैम होमोजीनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या कहते हैं, हाँ, वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं और आपको नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होंगे। जैसे आपने शुगर और वाटर का एग्जांपल ले लिया, सॉल्ट ऑफ और वाटर का एग्जांपल ले लिया। दूसरी तरफ क्या है, हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर देखा। मैम एक ऐसा मिक्सचर है जो कि डिज़ोल्व करने के डिज़ोल्व नहीं होते प्रॉपरली, ठीक है, और दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और इसमें होता क्या है कि आप इनको अपनी नेकेड आई से देख सकते हो। बेटा नेकेड आई का मतलब होता है आप नॉर्मल आई से अपनी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन, हमने 4 ग्रुप डिवाइड करे ABCD, ठीक है, ABCD हमने डिवाइड करा। अब हमने क्या करा कि फ्यू क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट, अगेन CuSO4 कॉपर सल्फेट हमने ग्रुप A को दिया। 1 स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट टू गिविंग द
ग्रुप बी, ठीक है, मतलब कि हमने ए वाले को तो क्रिस्टल दिए, थोड़े से दिए, इसको फुल ऑफ स्पैचुला दिया। दूसरा, अ चॉक पाउडर और द वाइट फ्लावर, या तो आप चॉक का पाउडर ले सकते हो या वाइट फ्लावर। बेहतर यही होगा अगर आपके स्कूल की जो टीचर्स हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगी, आप बोलोगे तो ज़रूर करके दिखाएंगी, तो आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरी मैम ने तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें लाइव परफॉर्म करके दिखाए थे, और इस वजह से मेरी बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट है, और जब मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको तो मुझे वो सारे जो सीन्स हैं वो बहुत अच्छे से याद भी आ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, चौक तो वैसे भी पड़ी रहती है, तो चौक का पाउडर बनाना है आपने और उसको पानी में मिक्स कर देना है। तो हमने, या फिर वाइट फ्लावर ले लो, कोई सा आटा ले लो आप, ठीक है। और ग्रुप सी को ये दिया, और जो हमारा ग्रुप डी था उसको हमने क्या दिया, मिल्क, या फिर आप चाहे तो इंक, ठीक है, मिल्क इन अ वाटर या फिर इंक इन अ वाटर, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब बेटा ये चारों जो हमने चीज़ें देखी इसके बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन सुनते जाना। पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं। ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन अ वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग द ग्लास रॉड। आर दी पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज विजिबल। तो बेटा जो हमने सबसे पहला देखा था कॉपर सल्फेट वाला, तो डेफिनेटली वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हमने देखा था क्या था हमारे पास, फुल ऑफ स्पैचुला, अगेन इट इज़ ऑल्सो गेटिंग मिक्स। जो हमारा चॉक का पाउडर है पानी में वो क्लियरली मिक्स नहीं होगा, यानी दूध या सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं ना वाइट वाइट सा, आप ये करके भी देखोगे ऑब्वियसली बातें नहीं होगा। जब हम मिल्क में वाटर मिलाते हैं तो आपने ये देखो ये इंक में वाटर, तो वो जो वाटर है उस सॉल्यूशन यानी मिल्क में प्रेजेंट होता है और आपको मिल्की नेस ही दिखेगी, यानी आपको ऐसे लगे। बस आप क्या कह सकते हो कि जो दूध है वो पतला हो गया। हम बोलते हैं ना घर में कि क्या नाम है, अगर हम बाहर से दूध लाते हैं और बहुत हमें पानी पानी महसूस होता है तो हम क्या कहते हैं, दूध बहुत पतला है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि दूध जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी है, यानी किसी ने पानी की मिलावट करी है, आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, ठीक है। अब क्या है, द डायरेक्ट बीम ऑफ द लाइट ऑफ द टॉर्च थ्रू द बीकर एंड कंटेनिंग अ मिक्सचर इज ऑब्जर्व। अब हमने जो है एक टॉर्च लेनी है, फ़ोन की टॉर्च ले लो या नॉर्मल टॉर्च ले लो, और हर एक बीकर या गिलास जो भी आपने ले रखा है, स्कूल में बीकर का यूज़ करा जाता है, सो उससे जो है आपने लाइट पास करनी, उसके अंदर नहीं डालना, फ़ोन नहीं ख़राब करना बेटा। आपने क्या करना है, गिलास रखना है और उसके बैक साइड पे आपने उस टॉर्च को शो करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, leaving the mixture undisturbed for a few minutes and step up the filtration apparatus in the meantime, ठीक है। Is the mixture stable or do the particle begin still after the some time? Filtrate the mixture. Is here any residue on the filter paper? तो ये अगेन ये मिक्सचर मैंने इसलिए बोला था बेटा, ये जो है एक्सपेरिमेंट बिल्कुल आंखों के सामने लाइव होगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप फिल्टर पेपर भी जो है वो स्कूल में प्रोवाइड करा जाता है, फिल्टर पेपर से हम फिल्टर करेंगे इसे। दूसरी चीज़, जब आप लाइट को पास करोगे तो बेटा जो कॉपर सल्फेट है उससे कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मली लाइट जो है वो पास हो जाएगी। जब हम मिल्क वाले से उसको पास आउट करते हैं तो हमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वाटर के अंदर जो प्रेजेंट है वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। तो आपको जो है एक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, जिसकी मैं फर्दर आगे डिस्कशन करूंगी। उसके अलावा जो हमने चौक वाला लिया था उसमें भी हमें लाइट का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, जो हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ए ग्रुप बी ग्रुप हैव गॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। सी ग्रुप जो हमने जिसमें चौक मिलाया था वो क्या हो गया है, सस्पेंशन। मैम सस्पेंशन क्या होता है बेटा, समथिंग विच यू डिजोल्व एंड इट नॉट गेट डिजोल्व प्रॉपरली एंड यू फाउंड दैट कि वो जो है आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऊपर तैरता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ वाइट रेसिड्यू जो है वो ऊपर ऊपर तैरता हुआ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। द कोलाइडल सॉल्यूशन आ काइंड ऑफ सॉल्यूशन जो आपको ऐसा तो लगेगा कि सब कुछ घुला हुआ है उसके अंदर, बट लेकिन उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो आपको लाइट को स्कैटर करते हुए यानी फैलाते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी वैसे परफॉर्म कर सकते हो, बट इट इज़ बेस्ट कि आपकी टीचर इसे परफॉर्म करें, ठीक है। देखो ये फ़िल्टर पेपर की बात कर लेते हैं हम। तो जो हमारा फ़िल्टर पेपर है वो कुछ इस तरीके का सर्कुलर पेपर होता है, स्कूल में होता है ये लैब में, ठीक है। इसको हमने क्या करा, फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करा, उससे कोन क्रिएट करी, तो ये फ़िल्टर कोन हो गई। अब क्या हो गया, एक ग्लास रॉड लिया, लिक्विड डिसेंट इन दी फनल सो फिल्ड विद दी फ़िल्टर पेपर, और ये हमारा फ़नल है, ये टेस्ट ट्यूब है और हमें फ़िल्टरेट, यानी कि जैसे आप छन्नी होती है ना चाय की छन्नी,
क्यों यूज़ करते हो? ताकि चाय पत्ती और जो हमारी एक्चुअल चाय है, सॉल्यूशन है, उसको अलग कर सको। इसी तरीके से फिल्टर पेपर होता है, वो भी बेटा फिल्टर का ही काम करता है। जो भी चीज़ें जो है सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं है उसको फिल कर देगा, और जो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो प्योर फॉर्म में, प्योर तो नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि हाँ, हमें जो सॉल्यूशन है या फिल्टरेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने प्योर की डेफिनेशन पढ़ी, तो प्योर इज़ नॉट। So now we shall learn about the solution in suspension and colloidal solution in the following sequence. अब क्वेश्चन है what is mean by the substance? substance क्या होते हैं? ठीक है, list the point of the difference between the homogeneous and heterogeneous mixture. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो what is the solution? ठीक है, अब solution क्या होता है? इतनी देर से हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि दो चीज़ें मिलाई और ये सारी चीज़ें, तो सॉल्यूशन क्या है बेसिकली, अब हम साइंस की लैंग्वेज में बोल सुने। सॉल्यूशन वही है बेटा जो आप आम जिंदगी में अपनी देखते हैं। तो क्या है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और द मोर सब्सटेंस। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक ऐसा मिक्सचर जो कि होमोजीनियसली प्रेजेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन। You can come across a various type of the solution in your daily life, right? जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, नींबू पानी हम बहुत पीते हैं, ठीक है, या सोडा वाटर हो गया, these all are example of the solution. Usually we think the solution are the liquid. अब जब हम मतलब इन जनरल हम सोचते हैं तो सॉल्यूशन जब हम नाम लेते हैं वर्ड, तो हमारे दिमाग में कोई लिक्विड थिंग ही आती है। ठीक है, कि कोई लिक्विड की चीज़ होगी, उसमें कोई दूसरी चीज़ मिली होगी, दैट इज़ द सॉल्यूशन। बट इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि सॉल्यूशन सॉलिड के बीच में भी हो सकता है, राइट? तो दैट इज द कंटेन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और द गैस डिजॉल्विंग इन इट, और गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड द अलॉयज। ठीक है, और ये बहुत हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं अलॉय। ठीक है, अभी बहुत या आप आगे पढ़ोगे। एंड गैसियस सॉल्यूशन लाइक एयर। देखो हमारे आसपास जितनी भी एयर है, क्या वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? नो, देर आर द लॉट ऑफ अदर गैसेज आर इन्वॉल्व लाइक अ नाइट्रोजन, ठीक है, आर्गन हो गया या फिर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी अन्य गैसेज जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। तो एयर जो है इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ द गैसेज। ठीक है, in a solution there is a homogeneity at a particle level. homogeneity का मतलब ही homogeneous word से जनरेट हुआ है, और इस ये कहना चाह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन जो है उसमें homogeneity देखने के लिए मिलती है हमें एक पार्टिकल लेवल पे। फॉर एग्जांपल द लेमन, ठीक है, लेमनेड टेस्टेड द सेम थ्रू आउट, यानी कि जब आप नींबू पानी पीते हो, खुद आपने ये ऑब्जर्व करा होगा कि जब आप नींबू पीते हो ऐसा थोड़ी होता है कि फर्स्ट सिप में जो है वो आपको अलग टेस्ट आ रहा है, कि मान लो फर्स्ट सिप में आपको नींबू का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, अलग सिप मार रहे हो तो आप उसमें जो आपको सॉल्ट का ज़्यादा टेस्ट आ रहा है या फिर शुगर का, ऐसा नहीं होता ना। इट इज़ अ होमोजेनिटी शोइंग व्हाट, कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन सेम टेस्ट करता है। जब आप पीते हो तो आपको सेम अमाउंट ऑफ फ्लेवर जो है वो देखने के लिए मिलता है एट ईच सिप, राइट? तो दैट इज़ द थिंग कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा पूरा सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनिटी शो करता है। एंड दिस शो द पार्टिकल ऑफ द शुगर सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सॉल्यूशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन। ठीक है, अब यहाँ अलॉय जो है इसके बारे में बताया। मैं चाहती तो ये बॉक्स जो है वो स्किप कर देती, बट मैंने यहाँ पे ध्यान दिया है, साइंस हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई साइड में बॉक्स बना हुआ आ रहा है तो बेटा वो कुछ इम्पॉर्टेंट ही होगा ना, जो उन्होंने स्पेशली बॉक्स में मेंशन करके बना के दे रखा है। तो आपकी ये बेसिक जो है जिम्मेदारी है कि आप इसे सीखो, पढ़ो, क्योंकि इससे आपको नॉलेज ही मिलेगी। तो अलॉय क्या होता है मैम? अभी हमने पढ़ा कि जो सॉलिड का सॉल्यूशन है या मिक्सचर है हम उसको अलॉय कहते हैं। तो नाउ आई रीड कि अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ अ टू और अ मोर मेटल्स और अ मेटल एंड द नॉन मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड। हम कभी भी फिजिकल मेथड से इनको अलग कभी भी, मेरे कहने का मतलब है, नहीं कर सकते बेसिकली। बट द स्टिल अलॉय इज़ अ कंसिडर एज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज़ शोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एंड कैन हैव द वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मैम अभी हमें एक चीज़ समझ में आई थी कि हमने प्योर उस सब्सटेंस को बोला था जो आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, जो हमने NaCl का एग्जाम्पल देखा, बिकॉज NaCl इज ऑल्सो कंटेनिंग अ टू एलिमेंट बट स्टिल वी कंसिडर एज अ प्योर, राइट? बिल्कुल ठीक बात कही बेटा आपने कि हाँ मैम कि बेटा हमने उसको प्योर माना। पर अलॉय के केस में ऐसा क्यों नहीं है?
क्योंकि अलॉय के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम नेचर नहीं शो कर रहे। NaCl में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो हर NaCl जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो सेम नेचर शो करेंगे, इसलिए हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे। बट इन केस ऑफ द अलॉय, जो भी मेटल और नॉन मेटल इस अलॉय में इन्वॉल्व है वो अपनी एक अलग करेक्टरिस्टिक शो करेगा, एक अपना जो है अलग से नेचर शो करता है। दैट इज़ द अलॉय, दैट्स वाई हम इसको मिक्सचर कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट हैव द वेरिएबल कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल ब्रास। अब ये एग्जांपल जो है मे भी वो पूछ लें मे भी ना पूछ लें। अब भाई 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं MCQ, तो उसमें पॉसिबिलिटी है ना कि वो पूछ ले कि जो ब्रास है वो काफ़ी सारी 2 चीज़ों से मिलके बना है। द ब्रास इज़ द मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द जिंक एंड 70% ऑफ द कॉपर, दे बोथ आर द मेटल। कॉपर जिंक क्या होता है, ये जो होता है मेटल्स होता है। कॉपर तो आपने नॉर्मली देखा होगा जो वायर्स में प्रेजेंट होता है, राइट। और जो बहुत से लोग कॉपर के ग्लासेस में भी वाटर पीते हैं, विच इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। तो ये याद क्या रखना है, बस याद ये रखना है कि ब्रास जो है वो 30% जिंक और 70% कॉपर का मिक्सचर है। ओके, अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट इज़ अ कॉम्पोनेंट। तो एक सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। अब जो सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो उस चीज़ को जो क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट कहते हैं। वहीं जो हमारा सॉल्यूट होता है, द सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि एक गिलास में आपने पानी लिया और 1 चम्मच नमक ली, तो जो पानी है वो क्या है बेटा हमारा, वो हो जाएगा सॉल्वेंट। और जो हमारा नमक है क्योंकि वो कम क्वांटिटी में, तो वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। इसके अलावा मान लो कि आपने पानी लिया और चीनी लिया, तो पानी क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, और जो हमारा सॉल्यूट क्या हो जाएगा, दैट इज़ शुगर। यानी कि सिंपल सा ये समझो कि एक सॉल्यूशन में जो है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो खुद के अंदर किसी पार्टिकल को डिज़ोल्व करा रहा है, दैट इज़ द सॉल्वेंट, और जो डिज़ोल्व हो रहा है दैट इज़ द सॉल्यूट। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन अ वाटर इज़ अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सॉलिड क्या है, इसमें हमारा शुगर हो जाएगा, और लिक्विड क्या है हमारा वाटर हो जाएगा, दैट इज़ द सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज़ द सॉल्यूट विद द वाटर इज़ द सॉल्वेंट। द नेक्स्ट वन इज़ द अ सॉल्यूशन ऑफ अ आयोडीन इन अ एल्कोहल नोन एज a tincture of the iodine, ठीक है। दैट इज हैज़ अ आयोडीन इज अ सॉलिड विद अ सॉल्यूट। आयोडीन क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉलिड। वहीं हमारा अल्कोहल क्या हो जाएगा, दैट इज लिक्विड इन अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज द एरेटेड ड्रिंक विद द सोडा वाटर एक्सेट्रा, ठीक है, एन आर गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये कैसे है, देखो, जब कभी आप अपनी जो है किसी भी शॉप से ड्रिंक्स लाते हो, कैसी ड्रिंक्स, जो कि हार्ड ड्रिंक्स होती हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे स्प्राइट हो गई, कोको कोला हो गई, पेप्सी, दीज ऑल काइंड ऑफ ड्रिंक। तो उसमें क्या होता है, एक फ्रिजीनेस आपको देखने के लिए मिलती है। किस तरीके से, जब आप जो कैप ओपन करते हो तो आपको एक साउंड देखने के लिए मिलता है, उसमें से बबल्स जो हैं वो निकल रहे होते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा लिक्विड था दैट इज़ द सॉल्वेंट, एंड जो हमारा गैस है, जो CO2 गैस यूजुअली जो है उसमें डाली जाती है, जो आप बॉटल्स वगैरह, या फिर आपने अपने स्कूल के बाहर देखा होगा कि एक अंकल बहुत तरीके की ड्रिंक्स लेके बैठे होते हैं और वो एक मशीन के थ्रू जो है उसमें गैस जो है पोर कर रहे होते हैं विद अ हाई प्रेशर। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन अ गैस। जो एयर है वो मिक्सचर है गैस इन अ गैस का, एंड एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस। इट्स 2 मेन कॉन्स्टिट्यूट। क्या होता है, एक तो होता है हमारा ऑक्सीजन जो 21% है, और सबसे ज़्यादा उसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन जो कि 78% है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम इन 3 मार्क्स। अब सबसे पहले क्या है, एक सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो एक सॉल्यूशन एक होमोजीनस टाइप ऑफ मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है एक दूसरे में काफ़ी अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि आप अपनी नॉर्मल आइज या नेकेड आइज से नहीं देख सकते। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इज
आर स्मॉलर देन दी 1 नैनोमीटर, और बेटा 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा इन अ डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। तो आप इसे अपनी नेकेड आई से अगेन नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, और इसके वजह से क्या होता है कि आप लाइट का जो पाथ है वो अच्छे से विजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये आप इस तरीके से समझो कि ये स्कैटरिंग वगैरह कैसे है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल पहले भी बताया था कि क्या होता है अगर आप सन रेस को देखते हो, अगर कोई होल है, ठीक है, या फिर आपके घर में अगर कोई एरेशन के लिए जाला वगैरह जो होता है ना, लोहे के जाल जो डालते हैं वो लगाओ, तो आप जब सनलाइट को देखते हो तो आपको बहुत सारे एयर में जो है धूल के पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एयर एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, और क्योंकि लाइट जब आती, सन की रेज आती है, तो वो क्या करते हैं, आप उसका पाथ देख पाते हैं बहुत प्रॉपरली कि कहाँ से जो है सनलाइट आ रही है और वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं, एयर के जो पार्टिकल हैं, उनका साइज एज़ कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और आप क्लियरली उसका पाथ देख सकते हो, इसलिए वो स्कैटर करते हुए भी देखने के लिए मिलेंगे। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ दैट इज़ फिल्टरेशन। यानी कहने का ये मतलब है कि आप पानी को और नमक को, ठीक है, अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया है पानी और नमक का, तो आप उसको ईजिली फ़िल्टर पेपर से, इन सारी चीज़ों से अलग नहीं कर सकते, आपको स्पेशल मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज द सॉल्यूशन इज स्टेबल। यानी कि अगर आप इनको अनडिस्टर्ब यानी ना हिलाओ तो भी जो है ये पार्टिकल क्या है, आपको नीचे सेटल डाउन नहीं मिलेंगे, बल्कि ये ऐसे के ऐसे ही जो है घुले हुए होते हैं। तो यू कैन नॉट फिगर आउट कि कौन सा जो है वो वाटर का पार्टिकल है और कौन सा सॉलिड का पार्टिकल है। Concentration of a solution. In activity 2.2 we observe that the group A and the B obtain the different shade of the solution. So we understand that the solution that are relatively proportion of the solute and solvent कैन बी वेरिड। ठीक है बेटा, देखो जो हमारा ए और बी ने दोनों ने सेम सॉल्यूशन ले रखा था, बट कलर उनमें डिफरेंट आया। क्यों? क्योंकि बेटा उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट थी दोनों की। पहली चीज़, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। डेफिनेटली ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो उतना ज़्यादा कलरिंग शो करेगा। सो इट कैन बी कॉल्ड द डाइल्यूट कंसंट्रेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो डाइल्यूट एंड द कंसंट्रेटेड आर द कॉम्पैरेटिव टर्म। कोई भी सॉल्यूशन जो है उसको मैं डाइल्यूट कब कहूँगी और कंसंट्रेटेड कब कहूँगी, इसको एक जर्नल उसमें समझो। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने क्या करा है, आपने एक गिलास जो है दो गिलास लिया, आपने उसमें पानी डाला। ठीक है, अब हम कलर के थ्रू इसको समझते हैं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमने जो है दोनों गिलास में पानी डाला और इक्वल अमाउंट में पानी का हमने यूज़ करा। अब आप क्या करोगे कि एक गिलास ऐसा लोगे जिसमें क्या करा आपने, सिर्फ एक चम्मच जो है मान लेते हैं रेड कलर लिया, तो एक चम्मच आपने अपने वाटर पेन से रेड कलर उसमें डाल दिया, और सेकेंडली आपने दूसरे वाले गिलास में 2 चम्मच डाला। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, बेटा ऐसा कौन सा गिलास है जिसका कलर जो है वो आपको ज़्यादा रेड दिखेगा, तो आप डेफिनेटली यही कहोगे कि मैम जिसमें हमने 2 चम्मच जो है कलर डाला है वो ज़्यादा रेड दिखेगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है बेटा, इससे हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक है कंसंट्रेटेड का मतलब ये है कि उसमें सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं। दूसरा है डाइल्यूटेड का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू द, जो भी हम कंपैरिजन जिस भी ग्लास के साथ कर रहे हैं, ये कंपैरेटिव टर्म का मतलब ही यही है कि मैं किसी की रिस्पेक्ट में ये बात बोलूँगी। अब अगर मैं आपसे रिस्पेक्ट में हमने अगर गिलास वन में अगर हमने 2 स्पून डाले हैं और गिलास 2 में सिर्फ 1 स्पून डाला है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरा गिलास नंबर 2 है दैट इज़ द मोर डाइल्यूटेड दैन द ग्लास 1, राइट। और इसी तरीके से मैं गिलास 1 के लिए क्या स्टेटमेंट यूज़ करूँगी कि दैट इज़ द ग्लास 1 इज़ द मोर कंसनट्रेटेड दैन द गिलास 2।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप ये एक्सपेरिमेंट जो है बेटा वो घर पे भी कर सकते हैं। अब आप एक सिंपल सी चीज़ समझ लो कि जो डाइल्यूट का मतलब है यानी कि उसमें ज़्यादा सॉल्वेंट प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू द अनदर जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। और कंसनट्रेटेड में इसका अपोजिट, यानी कि कंसनट्रेटेड में क्या होता है, सॉल्यूट जो है, जो भी आपने सॉल्यूट लिया। यहाँ मैंने कलर का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप आसानी से उसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी 2.2, द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द ग्रुप ए इज़ द डाइल्यूटेड एज कम्पेयर टू ऑब्टेन बाय द बी। बेटा ऐसा जब हमने 2.2 एक्टिविटी पढ़ी थी, सॉरी फॉर दैट, तो हमने 2.2 में ये बहुत क्लियरली देखा था कि यहाँ पे ग्रुप ए में और ग्रुप बी में क्या था, किसमें 1 स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट हमने डाला, इसमें भी हमने डाला, पर हमने यहाँ पे फ्यू डाले थे, और यहाँ पे हमने क्या पूरा एक भर के, तो वही जो मैंने आपको बोला सेम चीज़। और बेटा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड सॉल्यूशन होता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कलर में डिफरेंस देखने के लिए मिला। तो यहाँ से आप आई थिंक आपको ये 2 टर्म क्लियर हो गए होंगे। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ 2.3, जिसमें हमें क्या बोला है कि हमने 50 ml जो है वो वाटर लिया और उसमें 2 सेपरेटेड बीकर लिए, ठीक है, 2 सेपरेट बीकर लिए। अब क्या करा, ऐड द सॉल्ट इन 1 बीकर एंड द शुगर और द बेरियम क्लोराइड। आप एक बीकर में सॉल्ट को ऐड करो और दूसरे वाले में या तो आप शुगर ऐड कर सकते हो या फिर बेरिलियम क्लोराइड। दिस इज़ द अनदर काइंड ऑफ द सॉल्ट, ओके। ये एक टाइप का सॉल्ट है। आपको ये अगेन फॉर्मूला याद नहीं करना, जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने यहाँ पे लिखा है। इन द सेकेंड बीकर विद दी कॉन्टीन्यूस स्टियरिंग, जो हमारे सेकंड जिसमें हमने शुगर या फिर बेरिलियम क्लोराइड लिया, हम उसको कॉन्टीन्यूसली मूव करेंगे। अब बेटा हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगी, जो हम फर्दर पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, हीट दी कॉन्स्टेंट कंटेंट ऑफ दी बीकर टू राइज इट। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर की मदद से चीज़ों को डिज़ोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। द टेम्परेचर बाय द 5 डिग्री एंड स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। अब यहाँ पे बेटा आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो यहाँ पे पढ़ो, ये हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, देखो। इज़ द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट एंड द शुगर और आइदर बी द बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम, ठीक है। एक सर्टेन टेम्परेचर तक जब आप किसी चीज़ को घोलोगे तो वो घुल जाएगी डेफिनेटली, अगर वो घुल सकती है उस टेम्परेचर पे। तो अगर उस टेम्परेचर पे वो नहीं घुल रही तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को राइज़ करोगे। और आप जैसी टेम्परेचर राइज़ करते हो तो आप क्या देखते हो, धीरे धीरे जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने लगता है। बेटा अब मैं यहाँ से सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ सो दैट आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर वो न्यूमेरिकल बेस्ड आता है तो वो हमेशा, या तो वो आपको पता, जब आप लिखते हो तो आपको अपनी मैम को शो भी तो करना होगा कि व्हाट इज़ द सॉल्यूट, व्हाट इज़ द सॉल्वेंट, कितने ग्राम क्या मिला है। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो और मेरे वर्ड्स को जो है नोट करो, मैं किसको सॉल्यूट बोल रही हूँ और किसको सॉल्वेंट बोलती जा रही हूँ। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ से हमें ये पता चल गया, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन दैट हैज़ अ डिज़ोल्व एज मच एज द सॉल्यूट एज इन इट कैपेबल टू डिज़ोल्विंग, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। इज सेड टू बी द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि बेटा अब वो जो है डिज़ोल्व हो चुका है तो ये उसका सैचुरेशन पॉइंट है, अब इससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, ठीक है, कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं, ऐसा समझो, वही शुगर और हम जो है पानी वाला एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि आप ये घर पे परफॉर्म कर सकते हो। आपने क्या करना है, ज़्यादा चीनी नहीं वेस्ट करनी वरना मम्मी से मार पड़ेगी। देखो पानी लेना है, एक पूरा गिलास नहीं भरना, आधे से थोड़ा कम लो, ठीक है। उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करी, अगर वो डिज़ोल्व हो गया वेल एंड गुड, डिज़ोल्व हो गया। अब जब आप दूसरी चम्मच चीनी डालोगे तो आप क्या देखोगे, 2 या 3 चम्मच चीनी के बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो हमारी शुगर के जो क्रिस्टल हैं या पार्टिकल हैं वो उसमें विजिबल होंगे, और आप कितनी ही कोशिश करोगे चम्मच से मिलाने की तो भी वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये बेटा वो सैचुरेशन पॉइंट है कि इसके बाद जो है वो शुगर, हाँ इसमें कुछ नहीं करना आपने, पानी और नहीं मिलाना, ठीक है।
और आपने टेम्परेचर भी नहीं राइज़ करना। टेम्परेचर राइज़ करने के बाद हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि वो जो शुगर लेफ़्ट रह गया है वो भी डिज़ोल्व हो जाए। तो एक सर्टेन पॉइंट तक वो डिज़ोल्व होगा, उसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे यही लाइन लिखी गई है, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब आप वो देखोगे कि चीनी नहीं घुल रही तो आप क्या कहोगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है। अब है द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। यानी कि वो अमाउंट, ठीक है, जैसे अभी मैंने 2 चम्मच चीनी बोली तो 2 चम्मच चीनी वो अमाउंट है जिस पर जो सॉल्यूट का पार्टिकल था उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सैचुरेशन उसने दिखा दिया कि भैया जब 3 चम्मच चीनी डालोगे तो अब तो मैं डिज़ोल्व नहीं होने वाला, वो उस चीनी के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सॉल्युबिलिटी वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी चीज़ जो उसमें घुल जाए, है ना, सॉल्युबल हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। अब है क्या कि इन दी if the amount of the solute contained in the solution is less than the saturation level, it is called the unsaturated solution। यानी कि एक सिंपल सी चीज़ है, जो 2 चम्मच चीनी से पहले वाली चीनी थी वो सारी, भाई 2 चम्मच के बाद तो आप डिज़ोल्व नहीं कर पाए ना बेटा, तो अब तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में काउंट हो गया। अब 2 चम्मच से पहले जब आपने 1 चम्मच डाला था तो उसमें कैपेसिटी थी कि वो दोबारा डिज़ोल्व हो सकता है अगर मैं एक और डालूँ, तो जब वो 1 स्पून था या 1.5 हो जाए तो तब क्या है, तब वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मैं अगर अनदर वर्ड में कहना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि अभी जब तक इसकी कैपेसिटी है कि ये डिज़ोल्व करता जाए अपने अंदर, तब तक हम उसको अनसैचुरेटेड ही काउंट करते हैं, ठीक है। वट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। यानी कि अगर आप ऐसा क्या करो कि आपने टेम्परेचर तो भैया उसका राइज़ कर दिया और कुछ टाइम बाद क्या करा, आपने उसको कूल करते गए, तब क्या होगा। सो we can infer from the above activity that the different substances given solvent having the different solubility at the same temperature। बेटा हर जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिफरेंट होती है, पानी की अलग होगी। अगर मुझे जो है कोको कोला या कोई भी ड्रिंक है, सॉरी फॉर सेइंग द नेम, बट कोई भी अगर अदर ड्रिंक है, अगर मुझे उसमें कोई और चीज़ डिज़ोल्व करनी तो उसका सैचुरेशन पॉइंट कुछ और होगा। अगर मुझे ऑयल में कुछ मिक्स करना है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कुछ और होगी। अगर मुझे हनी में कुछ मिक्स करना है, तो मेरे कहने का मतलब है ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है मैम सॉल्युबिलिटी जो है वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहली चीज़ हमें यहाँ से ये पता चल गई। अब क्या कह रहे हैं ये कि द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ द मास और द वॉल्यूम। यानी कि जो हम कंसनट्रेशन की बात करें, बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत से बच्चों को यहाँ से डर लगने लगता है, पर इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में होती हैं, बस टर्म को समझो और उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करो। मेरे कहने का क्या मतलब है, ये जो कंसनट्रेशन टर्म है, हमने कंसंट्रेशन पढ़ा, किसी भी चीज़ की किसी चीज़ के अंदर कंसंट्रेशन, जैसे कि पानी में चीनी की क्या कंसंट्रेशन है, तो दैट इज़ द कंसंट्रेशन वर्ड। अब वो कह रहा है कि कोई भी कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन में वो उसके मास या वॉल्यूम के से रिलेटेड होता है, ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द मास और द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी अच्छे से समझाऊँगी। There are the various way to expressing the concentration of the solution, but here we will learn only 3 method। हम 3 मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैं जो है कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ। अब सबसे पहली चीज़ हमें इस चैप्टर में जो है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप डेफिनेटली मार्क कर लो कि ये तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट अगर आपका यूटी है तो भी आएगा, अगर पेपर में ये आ रहा है तो भी आएगा, तो इस चैप्टर में से ये ज़रूर आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब हमें ये करना कैसे, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, आप जो इसमें वर्ड्स दिख रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए मैम ये क्या है, ये किसके बारे में पूछ रहा है। और तीसरी चीज़, डरना नहीं है। सीधी सी बात कहूँ तो डिवाइड आता है आपको तो आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करना आता है आपको तो आप कर लोगे। मुझे यकीन है आप 9th में आ गए हो तो अब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आता ही होगा। तो चलो अब जल्दी से हम फॉर्मूला समझते हैं और क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे इसमें हम उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो,
मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। तो बेटा यही दो चीज़ें, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसके अलावा वो कुछ पूछेगा ही नहीं, ठीक है, तो दो ही चीज़ है। अब हमसे क्या है, मास बाय मास का मतलब क्या है, यानी कितना मास जो है वो सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितने मास ऑफ द सॉल्यूशन में। पहली चीज़ मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो कि मेरे पास 1 लीटर क्या है, पानी है, ठीक है, उसमें मैंने क्या करा, 2 ग्राम जो है चीनी डाला, ठीक है, या कुछ भी आप ले लो, नमक ले लो, ठीक है, वो डालो। अब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में दो चीज़ें थी, एक था सॉल्वेंट एक था सॉल्यूट। मैम सॉल्यूट कितना था, सॉल्यूट मैम 2 ग्राम चीनी ले लो या नमक ले लो, चीनी ले लेते हैं, ठीक है, 2 ग्राम चीनी थी। और मैंने क्या करा, 1 लीटर जो क्या है हमारा सॉल्वेंट है यानी कि पानी है, ठीक है, इन दोनों को लिया। अब यहाँ पे पूछा मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन तो क्या है, 1 लीटर बेटा इज इक्वल्स टू 1 kg, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि लीटर जो है केजी के इक्वल ही होता है। इसमें मैंने क्या मिला दिया, 2 ग्राम चीनी। तो सॉल्यूशन में मैं बेटा इन दोनों को लिखूंगी, और जब मुझसे मास ऑफ द सॉल्यूट, मैम हमने 2 ग्राम चीनी ली थी, हम 2 ग्राम ही चीनी लिखेंगे, ठीक है, इनटू में 100। बस यही करना है आपको। 100 क्यों लगाया, क्योंकि हम बेटा परसेंटेज निकाल लें, ठीक है, परसेंटेज निकालते वक्त आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ये तो बेसिक मैथ्स है, आई एम श्योर आपको आती होगी, ठीक है। अभी जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना, आपको हलवा लगेगा ये, बिल्कुल इतना इजी है, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। अब हमने क्या करा, वॉल्यूम को कंसिडर कर लिया। वॉल्यूम किसका लिया, सॉल्यूशन का, और मास किसका लिया, सॉलिड का, और हम क्योंकि परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप बच्चा आपको वॉल्यूम नहीं पता तो बेटा वॉल्यूम जो है मैथ्स का टर्म है, और वॉल्यूम का मतलब होता है नथिंग बट द मास अपॉन, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो कि जो हमारा वॉल्यूम है मास अपॉन डेंसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम बाय द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम किसका, अगेन सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू में 100। अच्छा, आपने इन तीनों फॉर्मूले में एक चीज़ नोटिस करी, हर जगह सेम चीज़ है, ठीक है, हर जगह सेम चीज़ है। क्या, सॉल्यूट का अगर मास है तो मास बेटा ऊपर रखना है, अगर वॉल्यूम है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर रखना है, और नीचे क्या रखना है मैम, नीचे टोटल रखना है। हमने सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, तो अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूँगी, और आप देखना कितनी आसानी से आप अपने पेपर में करके आओगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सॉल्यूशन कंटेन करता है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम क्या है हमारे पास, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट है हमारे पास, और 220 ग्राम क्या है, वाटर है, ठीक है। अच्छा मैम, हमें दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, जो सॉल्ट है वो मेरा सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो मेरा सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्यूशन में दो चीज़ें थी, हाँ मैम हमें पता है। कैलकुलेटिंग द कंसनट्रेशन टर्म मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। मैम फॉर्मूला भी याद है हमें और चीज़ें भी पता है हमें। सबसे पहले क्या कि मैम हमें पता है सॉल्यूट क्या है 40 ग्राम, और सॉल्वेंट क्या है 220 ग्राम। बेटा जब पेपर में आएगा आपने ऐसे ही लिख कर आना है, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि मास ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज द कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, यहाँ पे 360 आ गया। अब पूछा है मास परसेंटेज। मैम हमें पता है कि मास हमने हमेशा सॉल्यूट का ऊपर रखना होता है, और सॉल्यूशन का मास जो हमने यहाँ टोटल करके निकाला है वो नीचे रखना होता है। क्योंकि ये हमसे परसेंटेज पूछ रहे हैं इसलिए हम उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मास ऑफ द सॉलिड इज़ 40, दिस इज़ 360 मल्टीप्लाई बाय 100, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, गलतियाँ तब होंगी अगर आप इनकी जो है यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे। अभी तो इन्होंने बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है कि आपको ग्राम में ही सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी हैं, पर अगर बाई चांस उन्होंने कभी आपको केजी में दे दिया और सॉल्यूट जो था आपका वो ग्राम में ही रहने दिया, तो आप गलती कर सकते हो। तो आपको कन्वर्जन आना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखो 1 kg में जो है वो 100 ग्राम होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा
व्हाट इज़ दी सस्पेंशन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ भी, जैसा आप ये सोचो कि जो हमारा सस्पेंशन से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कि हाउ आई गिव द एग्जांपल। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज द सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज हु ऑब्टेन बाय द ग्रुप सी। ग्रुप सी वालों को क्या, ग्रुप सी ने क्या करा था? चौक का पाउडर डाला था, है ना? तो वो वाला एक्सपेरिमेंट हो गया कि उन्होंने क्या करा था, या इंक ली थी, या इन विच द सॉलिड आर डिसअपेयर्ड इन अ लिक्विड are called the suspension. A suspension is a heterogeneous kind of the mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended through the bulk of the medium. यानी कि वो मीडियम में प्रेजेंट रहते हैं। आप इसको ना थोड़ा ऐसा इमेजिन करने की कोशिश कर, या आप खुद भी कर सकते हो। थोड़ा सा चौक लेना, उसका चूरा बनाना और पानी में डालना। आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद ऊपर एक वाइट सी लेयर जो है तैरने लगेगी, तो दैट इज़ द सस्पेंशन। और इससे हमें क्या पता चलता है, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी कि वो पूरी तरीके से डिजॉल्व भी नहीं होगा। पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल इन अ नेकेड आई। आप अपनी नेकेड आई से भी इन्हें देख सकते हो, है ना। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन। क्या है बेटा? सस्पेंशन एक टाइप का हेट्रोजीनस मिक्सचर है एंड द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। हम अपनी नेकेड आई से भी उसको देख सकते हैं। फिर क्या है? द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज स्कैटरिंग अ बीम ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू दी इट एंड मेक इट द पाथ विजिबल। अगेन आप ये देखो बेटा, यहाँ पे जैसे आप ये एक्सपेरिमेंट देखो, बिल्कुल ऐसे आप कर सकते हो कि आपने क्या करना है, इस एक गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है, चौक का पाउडर डालना है, और उसके बाद एक लाइट लेनी है, फ़ोन की टॉर्च ले लो, कुछ भी, ठीक है। अब उसको इस तरीके से क्या नाम है, उसकी बैक साइड पे रखना है और ऑन करना है। तो हम क्या देखेंगे, ये फैला देगी, ठीक है। फैलाने का मतलब है आपको जो है पाथ जो है वो विजिबल दिखेगा उसका, यानी एक गिलास से दूसरी जगह आपको सामने वो देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन आ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम आप जो है उसको नहीं मिलाएंगे, चम्मच से हिलाएंगे नहीं, उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो वो जो है थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाते हैं नीचे, गिलास के नीचे जो है जो उसका नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। दैट इज़ द सस्पेंशन इज़ अनस्टेबल एंड दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्टरेशन। ठीक है, आप इसको फिल्टरेशन, जो फिल्टर पेपर होते हैं उससे भी अलग कर सकते हैं। when the particles settle down the suspension beaker and it is not scattering the light anymore। जब सारे पार्टिकल जो है नीचे सेटल हो जाएंगे तो पार्टिकल जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर व्हाट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन तो नहीं कहेंगे, दैट इज़ द फिनोमिना आई कैन से, कि वो जो है टिंडल इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ये सब क्या है, क्या वर्ड में यूज़ कर रही हूँ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, अब आप एक्सपेरिमेंट 2.2 याद करो। हमने क्या करा था एक्टिविटी 2.2 में, जो डी ग्रुप था उसको मैंने मिल्क दिया था, है ना। मिल्क और वाटर हमने चीज़ यूज़ करी थी। एक बारी देख भी लेते हैं तो आपको थोड़ा शायद याद आ जाए, ध्यान से देखेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे हमने इंक और मिल्क लिया था, सॉरी फॉर दैट कि मैंने वहाँ पे चॉक के पाउडर के साथ इंक बोल दिया था, वो व्हीट फ्लावर था, सॉरी। सो यहाँ पे क्या है, मिल्क और इंक आप कुछ भी ले सकते हो डी ग्रुप वालों के लिए, मतलब जो डी एक्सपेरिमेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन का। वेट अ सेकेंड, हाँ। सो अब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने डी में क्या लिया, मिल्क ले लिया प्लस वाटर, या फिर आप क्या ले सकते हो, इंक भी ले सकते हो। सबसे पहले समझो कि कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड द कोलाइडल और द कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब है क्या, अब द पार्टिकल ऑफ द कोलाइड आर अनयूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसे सॉल्यूशन का पार्टिकल, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल सॉल्यूट का जो पूरे के पूरे सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है
कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बहुत सारे पार्टिकल सॉल्यूट के प्रेजेंट है और एक जगह पे बहुत कम, नहीं, बिल्कुल इक्वलाइज्डली वो जो है सारी जगह प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मली स्प्रेड। ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट एज दैट ऑफ द सस्पेंशन। बेटा सस्पेंशन के कंपेयर में ये रिलेटिवली स्मॉल होते हैं साइज में, इसलिए आपको ये नॉर्मली आप डिफरेंट मतलब आप बता तो सकते हो कि ठीक है it contain the water plus milk, but you can not इंडिविजुअली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मिल्क का पार्टिकल है या वाटर का पार्टिकल है। द मिक्सचर अपेयर्स टू बी द होमोजीनस, इसलिए मिक्सचर जो है हमें होमोजीनस लगता है, बट एक्चुअली अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल द मिल्क, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या होगा कि जब बच्चा इस चीज़ को सोचेगा तो उसको यही लगेगा कि मैम पानी जो है वो मिल्क के साथ तो डिज़ोल्व हो जाता है इसलिए होमोजीनस लगता है, ये लगता है पर एक्चुअल में वो हेट्रोजीनस काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला, बट एक्चुअली यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा अभी। सो नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल particle we cannot see the what from the our naked eye, and but these particle can easily scatter the beam of the visible light as observed in our activity 2.2, and this scattering of the beam of the light is called the Tyndall effect, and after the name of the scientist who discovered this effect। तो बेटा जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम टिंडल रिलेटेड हो गए, दैट्स वाई हमने इसका टिंडल इफेक्ट नाम रखा। अब ये जो क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा व्हाट इज, मतलब क्वेश्चन में ये आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क में व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, बट दे कैन द चांस ऑफ द आस्किंग कि व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट दैट इज मोर हाई। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए टिंडल इफेक्ट नथिंग बट द कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हो रही है कि वो जो बीम ऑफ को स्कैटर करता है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मैं बताऊंगी भी, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ द लाइट इज एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, एंड दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ द डस्ट एंड स्मोक इन अ एयर। अब ये आपको यहाँ पे देखने के लिए जो मिल रहा है, ठीक है, तो ये आप जो है ये घर में भी देख सकते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं उन्होंने ये देखा होगा, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और उनमें जो थोड़ा बहुत गैप होता है तो धूप की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली स्ट्राइक करती हैं, और उस दौरान क्या होता है कि आपको बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल देखने के लिए मिलते हैं। आप कोशिश करना कहीं आपको दिखे, बिकॉज जब ये दिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप इसको रिटेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये क्यों हुआ, ठीक है, इसी इफेक्ट को बेटा हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये क्यों हुआ, बेसिकली ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी एयर है वो भी एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एयर कोलाइडल सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं डस्ट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, पर लेकिन जब उसके ऊपर लाइट इसके पड़ती है तो क्या होता है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो हमें अपनी नेकेड आई से दिखने लगते हैं। ठीक है, सो द टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिंग थ्रू द कैनोपीज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। सो इन अ फॉरेस्ट मिस्ट कंटेनिंग टाइनी, जो मिस्ट है कि ये क्यों दिख रहा है इसमें, क्योंकि मिस्ट है, वहाँ पे धुंध होती है, टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर विच एक्ट एज अ पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्जर इन अ एयर। ठीक है, सो अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोलाइडल इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, याद रखना है आपने, एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल इज द कोलाइडल इज टू स्मॉल टू द इंडिविजुअल सीन विद द नेकेड आई। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है बट आप स्टिल देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है क्योंकि आप सनलाइट में तो देख ही पा रहे हो ना। नेक्स्ट इज द कोलाइडल collides are the big enough to scatter a beam of the light passing through it and make it path visible। ठीक है, जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइड्स हो गए, वो इतने बड़े होते हैं कि ताकि इतने तो मतलब स्मॉल है दैट्स ऑल, बट वो बीम ऑफ लाइट को ईजिली स्कैटर कर पाते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें लाइट का पाथ अच्छे से विजिबल हो पाता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब, एंड दैट इज कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। तो ये अनडिस्टर्ब अगर हम इनको ना भी मिलाएं तो भी ये जो है सेटल डाउन नहीं करेंगे। कभी ऐसा होता है कि दूध और पानी को आपने मिलाया और पानी जो है वो नीचे
या दूध जो है वो नीचे जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मिक्स रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली यूनिफॉर्म रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक स्टेबल टाइप का सॉल्यूशन हो गया। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्टरेशन। आप इसको फिल्टरेशन से भी, फिल्टर पेपर से बेसिकली द फिल्टरेशन से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेटिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन। आप सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम याद कर लो, ठीक है। ये एक टाइप का मेथड होता है जिसमें हम बहुत हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी के साथ जो है एक ट्यूब होती है, बेसिकली एक मशीन होती है। सो बेसिकली क्या होता है, एक मशीन होती है और एक ट्यूब टाइप होता है, उसके अंदर हम सॉल्यूशन जो भी हमें सेंट्रीफ्यूग कराना है वो डालते हैं, और वो मशीन जो है उसको बहुत हाई वेलोसिटी के साथ जो है रोटेट करती है। अब क्योंकि वो हाई वेलोसिटी के साथ रोटेट हो रही है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस सॉल्यूशन में दो टाइप के पार्टिकल होंगे, एक हाई जिसका वेट होगा, ठीक है, वेट या डेंसिटी के बेस पे होता है बेसिकली ये। तो एक जिसका हाई होगा, एक जिसका लो। तो जो हाई वाला होता है बेटा वो नीचे सेटल हो जाता है, और जो लो वाला होता है वो ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से ये मेथड होते हैं। आप हायर क्लासेस में इनके बारे में ज़्यादा जानते हो, ठीक है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब ये क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। बेटा दो चीज़ें होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, एक तो होता है डिस्पर्स फेज यानी इस फेज में, ठीक है, और एक होता है मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू हो रहा है। द सॉलिड लाइक अ कॉम्पोनेंट और द डिस्पर्जर पार्टिकल इज अ कोलाइड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज एंड द कॉम्पोनेंट, यानी सॉल्यूट को हमने क्या बोला, डिस्पर्स फेज बोला, ठीक है। दूसरा, एंड द कॉम्पोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज अ डिस्पर्जन मीडियम। बेटा मीडियम का मतलब भी तो यही होता है ना, किसी के अंदर हो रहा है वो चीज़, उस मीडियम के अराउंड, उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। कोलाइड्स आर द क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट। हम कोलाइडल सॉल्यूशन को उनके स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैशियस हो सकता है। और द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। A few common example in the given table 2.1. From this table you can see that they are very common in everyday life. अब हम यहाँ से बहुत आपने जो है घरों में यूज़ होते हुए डेली लाइफ में ये सारी चीज़, बेटा ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब डिस्पर्स फेस क्या है और डिस्पर्स मीडियम क्या है, ये ऐसे समझो कि ये मेरा सॉल्यूट, ये क्या है मैम, ये हमारा, सॉरी बेटा, ये हमारा है सॉल्यूट, और ये हमारा जो मीडियम है वो हमारा है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से समझो ये क्या है, सॉल्यूट, और ये है हमारा सॉल्वेंट। सबसे पहले मान लो लिक्विड और गैस, यानी कि मैंने गैस के अंदर, सॉरी, गैस के अंदर क्या लिक्विड मिलाया, दैट इज कॉल्ड द एयरसोल। जैसे फॉग हो गई, मिस्ट हो गई, क्लाउड्स हो गए। मिस्ट क्या है, धुंध, ठीक है। अब क्या होता है धुंध में, आपने देखा होगा एयर में ही वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, और मिस्ट जो धुंध है आपको कब, जब आप ठंड जब होती है, सुबह सुबह आपको कैसा, जब आप ठंड में स्कूल जाते होगे सुबह सुबह, तो हर जगह कोहरा कोहरा और धुंध धुंध देखने के लिए मिलती है। दैट इज समथिंग जो एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द कोलाइड्स, ठीक है। कि क्या होता है इसमें कि एयर में जो है वो वाटर एज अ सॉल्यूट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इन सभी को पढ़ना। जैसे गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, सॉरी, लिक्विड के अंदर गैस जो कि फॉर्म है, शेविंग क्रीम जो आपके घर में पापा या भाई यूज़ करते होंगे, तो ये वाली सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फेस क्रीम, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप सभी देखो, जेलीज, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें बेटा आप डेली यूज़। ओके, नाउ इज 2.3 फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। तो क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। प्रीवियस चैप्टर में बेटा हमने क्या पढ़ा था कि फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने मैटर के बारे में पढ़ी थी। अब वो क्या क्या थी, लेट मी रिवाइज, कि द प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्विंग एंड स्पेसिफाइड लाइक अ कलर हो गया, हार्डनेस हो गई, रिजिडिटी हो गई, फ्लूइडिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा. These all are the physical property which we already discussed in the first chapter. Now what we going to discuss, that is the chemical property. The interconversion of the state of the physical, a change is composition
एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, जब आप क्या करते हो बेटा, जब एक जो स्टेट है वो चेंज होता है दूसरे स्टेट में, जैसे कि जो वाटर है वो सॉलिड से लिक्विड बनता है या लिक्विड से गैस बनता है, तो उस दौरान क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी फिज़िकल जो नेचर है वो बदल जाता है, यानी कि वो फिज़िकली सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसकी चेंज नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टी बेटा कब चेंज होती है, जैसे कि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो हमारे एलिमेंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो जो है बेसिकली एक बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है तब जाके तो वो या फिर वो किसी न्यू चीज़ से रिएक्ट करेगा और कुछ नई चीज़ बनेगी, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर स्टेट चेंज हो रही है तो हम उसको केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको फिज़िकल चेंज में कंसिडर करेंगे। लेकिन केमिकल चेंज तब होता है जब उसकी कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाए, ठीक है, वो सब्सटेंस जो है उसके पार्टिकल्स ही बदल जाएं, तो हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, ठीक है, वो फिजिकली डिफरेंट लिखते हैं एंड डिस्प्लेइंग द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर द केमिकली सेम स्टिल। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि बेटा जो हमारा आइस है वो भी H2O से बना है, जो ये जो हमारी आइस है वो भी, ओके वेट अ सेकेंड। सो मैं क्या कहना चाहती हूँ बेटा, देखो जो हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा दिखता है, जब आप बड़ी क्लास में आओगे तो आपको पता चल जाएगा H2O क्या है। अब क्या होता है कि ये आइस में भी होगा, ठीक है, ये वाटर में भी होगा, ठीक है, और यही आपका क्या है, गैस, जो आपको वेपर्स देखने के लिए मिलते हैं ना, वेपर्स, उसमें भी यही है, ठीक है। तो वेट, तो मैं क्या कह रही थी कि जो ये जैसे ओके, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो हमारा वाटर है यानी H2O से मिलके बना हुआ है वाटर, ठीक है। अब अगर मैं आइस की बात करूँ, ठीक है, या चाहे मैं वाटर की बात करूँ, ठीक है, या फिर मैं आपको वेपर्स की बात कर रही हूँ, वेपर्स की बात कर रही हूँ, तो भी क्या है, वेपर्स में भी बेटा ये यही है, ठीक है, यानी कि वाटर ही H2O से मिलके बनी है, तो यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं आया है, यहाँ पे सिर्फ फिजिकली चेंज देखने के लिए मिला है। बोथ द वाटर एंड द कुकिंग ऑयल आर द लिक्विड बट देयर केमिकल करेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट। व्हाट इज मीन हेयर, कि जो पानी है और जो हमारा तेल है दोनों ही लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं, बट द थिंग इज़ कि वो दोनों ही केमिकली डिफरेंट है। पानी के मॉलिक्यूल जो है वो H2O से बने, यही जो ऑयल के मॉलिक्यूल हैं वो किसी और चीज़ से मिलके बने होंगे, ठीक है। दे डिफरेंट इन अ ऑर्डर, उनकी ऑर्डर मीन्स बेटा स्मेल, ठीक है, एंड द इन्फ्लेमेबिलिटी। वी नो दैट द ऑयल बर्न इन अ एयर वेयर द वाटर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेबिलिटी भी बेटा डिपेंड करती है कि वो कौन सा लिक्विड है, यानी कि कुछ जो है जैसे कि वाटर है वो क्या करता है, वो जो है आग को बुझा देता है। यहीं पे अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल जो है आग को बुझाने की जगह वो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा, ठीक है। अब क्या, दी it is this chemical property of a oil that make it different from the water and burning is a chemical change, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन के तौर पे देखते हैं। क्यों देखते हैं, वो इसलिए क्योंकि जब भी कुछ बर्न होता है तो देर इज़ अ रिएक्शन हैपन्स। क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी कोयला जलाया होगा, ठीक है, ठंड के दिनों में, या आप वुड जलाते हो या फिर आप पेपर जला रहे हो, कुछ भी। तो बेसिकली अगर मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने कोई कोयला जलाया या मैंने पेपर जलाया या फिर मैंने लकड़ी जलाई, तो उसमें प्रेजेंट होता है बेटा कार्बन। और उसमें जब मैंने जलाया यानी कि मैंने उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिमेंबर दिस थिंग। और ये सबको ही पता होता है कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वहाँ पे आग नहीं लगेगी, ठीक है। अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे CO2 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लाइक वी ऑल्सो रिलीजिंग द CO2,
और अंडरस्टैंड करोगे कि हमारे अंदर भी एक टाइप की रिएक्शन चल रही होती है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं ना, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी टेकिंग द ऑक्सीजन इनसाइड। तो ये यही प्रोसेस है कि हमारे अंदर भी एक टाइप की बर्निंग चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो बर्निंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्टिंग विद अदर एंड अंडरगोइंग अ चेंज इन अ केमिकल कॉम्पोजिशन। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या था, पहले तो सिर्फ कार्बन था और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन था। आफ्टर द रिएक्शन टेक प्लेसेस वो कन्वर्ट हो गया CO2, यानी एक नई चीज़ फॉर्म हो गई, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं है, अब वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज of the matter and we get new the substance. A chemical change is also called the chemical reaction. एक chemical change को ही हम chemical reaction consider करते हैं। During the burning of a candle, both the physical and the chemical change take place. Can you distinguishing this? तो ये क्या कह रहा है कि जो जब आप कैंडल को जलाते होगे, ठीक है, अब क्या होता है, कैंडल जलाने की वजह से वहाँ पे दोनों टाइप के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। एक तो फिजिकल चेंज भी हो रहा होता है, केमिकल भी। अब इसको अंडरस्टैंड करो कि जब आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, अब सॉरी हाँ, जब आपके पास क्या है, एक कैंडल है, तो कैंडल में क्या केमिकल चेंज क्या है कि वो बर्न हो रहा है, दैट इज पार्ट शोइंग द केमिकल, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। वहीं फिजिकली क्या होता है, ये जो मोम देखते हो ना आप, जो इसकी वैक्स होती है वो कॉन्टिन्यूसली अपना साइज डिक्रीज कर रही होती है और वो जो है पिघल पिघल के नीचे आ रही होती है, और आप जब देखोगे जहाँ पे भी आपने रखा है वहाँ पे ये प्रेजेंट होगी। तो ये इसका क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। तो फिजिकल चेंजेस हैपन विद द वैक्स, जो इसकी मोम है उसके साथ, और वहीं जो हमारा कैंडल जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो वहाँ पे उसको केमिकल चेंज हम कहेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और द फिजिकल चेंज। और ये आप घर पे भी कर सकते हो, और चलो करते हैं। सबसे पहले सॉरी, द वेरी फर्स्ट इज द कटिंग ऑफ ट्री। बेटा, कटिंग ऑफ ट्री इज नॉट चेंजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्री, इट्स अ फिजिकल चेंज, ओके। तो ये है फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ द बटर इन अ पैन। पैन में जब आप बटर को मेल्ट कर रहे हो, बेसिकली आप उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हो, सो स्टिल आप जब उस बटर को दोबारा से कूल डाउन करोगे तो अगेन वो बटर बन जाएगा, तो इट्स अ फिजिकल चेंज, ठीक है। रस्टिंग ऑफ द अलमीरा, यानी कि जब अलमारी या कुछ भी हो सकता है, लोहे की चीज़ है और उस पर रस्टिंग हो जाना, यानी कि जंग लग जाना। तो बेटा, जंग लग जाना भी इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। वाई? बिकॉज इट्स रिएक्टिंग विद द गैस प्रेजेंट इन अ एयर एंड इट गेट ऑक्सीडाइज। अब ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ कि मैम क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो थोड़ा इसको ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके घर में क्या है, एक लोहे की चीज़ है और आपने उसको विंडो के आसपास रख रखा है या खुली हवा में रख रखा है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसमें ब्राउन ब्राउन कलर के जो है लेयर बनना शुरू हो जाती है उसके ऊपर। अब वो होता क्यों है, मतलब आपने थोड़ी कुछ करा है उसमें, नहीं, बल्कि ये होता है कि जो एयर हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं ना उस मेटल से जो आपने रखा है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके वजह से जो मेटल है उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर या शीट जो है वो आ चुकी है, परत आ चुकी है, जिसको हम रस्टिंग कह रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द प्रोसेस, और ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम। अभी बताया था कि ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, यानी कि कन्वर्टिंग अ स्टेट इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, it is a physical change. Next is the passing of electric current, यानी कि electric current through the water and the water breaking down into the hydrogen and oxygen gas। मैम ये थोड़ा समझ में नहीं है बेटा, ये कहना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने क्या करा, H2O था हमारे पास, अब वो ब्रेक होके H2 प्लस O2 बन गया है, ठीक है। तो वो ये पूछना चाहते हैं, इसमें आप इसको बैलेंस करोगे तो ऐसा हो जाएगा ये कुछ, ठीक है। अब वो ये कहना चाहते हैं कि अब आपने क्या करा, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, क्यों? बिकॉज H2O एक वाटर का कंपोनेंट था, ठीक है, वाटर था बल्कि, और जब ये ब्रेक हुआ तो दो अलग चीज़ों में चेंज हो गई, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल गई, एक तो H2 बन गया, एक O2 बन गया, तो दैट इज़ द चेंज। डिजॉल्विंग द कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर,
क्या वाटर जब कॉमन सॉल्ट के साथ मिक्स होता है तो क्या बॉन्ड वगैरह ब्रेक होता है? थिंक नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? फिजिकल। आप चाहो तो उसको सेपरेट आउट भी कर सकते हो वाया अ मेथड, डेफिनेटली। ठीक है, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद द रॉ फ्रूट्स, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। वाई? बिकॉज you the cutting the fruit, not converting something else, you not reacting something else। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन वो फिजिकल चेंज में कंसिडर होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे कि बर्निंग ऑफ अ पेपर एंड अ वुड। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, व्हेन द कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और आइदर अदर थिंग रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, समथिंग विच रिएक्टिंग विद समथिंग एंड गिव्स यू द न्यू प्रोडक्ट, तो that is called the chemical reaction। So of course this is the chemical reaction। sorry for the noise, काम हो रहा है हमारी साइड। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और द मिक्सचर। ठीक है, तो यह आपको खुद करना है। आप अब थोड़ा साइंटिफिक वे में सोचो कि मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं वो प्योर हैं और नहीं, वेदर इट इज़ प्योर और अ मिक्सचर। ओके, द 2.4 इज़ व्हाट आर द टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? हमने शुरू में पढ़ा था कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो सोच सकते हैं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। क्योंकि जो मिल्क था, जो हमें लगता है कि प्योर होगा, मतलब आप अगर किसी भैंस के तबेले वगैरह में जाओ या गाय का दूध लेने जाओ, तो वो क्योंकि आपके सामने ही निकालते तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल प्योर है। बट साइंटिस्ट क्या कहते थे कि जो मिल्क है जिसको आप प्योर समझ रहे हो वो भी प्योर नहीं है, बट नथिंग बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द वाटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन एंड फैट, यानी इन सब का मिक्सचर था। तो मैम अब हम जो प्योर की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, कि क्या केमिकली प्रेजेंट है, हमने इनको आइदर दो चीज़ों में बांटा, या तो वो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो कंपाउंड हो सकता है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट्स आप ऐसे समझो जैसे हाइड्रोजन हो गया, सॉरी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एन हो गया यानी नाइट्रोजन, कार्बन, दीज ऑल आर द एलिमेंट। वहीं अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ तो H2O, राइट, H2O हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, या फिर H2SO4, तो दीज ऑल आर कंसिडर्ड टू बी द कंपाउंड। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें पहली बार सुनी है आपने, H2O, CO2, H2SO4, इट इज़ नॉर्मल। अगर जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ द एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या है मैम? तो देर इज़ अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट बॉयल्स वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टू द टर्म एलिमेंट्स इन 1661 एंड द अनदर साइंटिस्ट एंटोन ल्यूरेंट लेवेसियर, if I am pronounced wrong that sorry, 1743 to 1940, ये इनकी डेट है, ये आपको याद नहीं करना। ठीक है, अ फ्रांच केमिस्ट वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। बेटा साइंस जो है वो हमेशा इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द थ्योरी। साइंटिस्ट को अगर कुछ भी उन्होंने परफॉर्म करा है या उन्होंने किसी भी चीज़ की खोज करी है तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ज़रूर मांगता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है। यहाँ पे ध्यान से सुनो कि ही डिफाइन एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट जो होता है, हिंदी में इसको तत्व बोलते हैं, ठीक है, एलिमेंट, as the basic form of the matter that cannot be broken down into the simple substance by the chemical reaction। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप फर्दर रिएक्शन में उसको और ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाती हूँ। मान लो CO2 जो कि हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब जब मैं इसको ब्रेक करूँगी इस कंपाउंड को, तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद आप फर्दर नहीं ब्रेक कर सकते, यानी कार्बन को आप तोड़ के कुछ और नहीं बना सकते, ऑक्सीजन को आप तोड़ के क्या बना सकते हैं, आप ओ बना दोगे सिंगल, ठीक है, बट आप फर्दर तो नहीं ब्रेक कर सकते। दैट इज़ द थिंग कि उन्होंने बोला कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिक फॉर्म है किसी भी मैटर का, ठीक है। वाई आई टेकिंग दीज एग्जाम्पल, बिकॉज ये बहुत जनरल एग्जाम्पल है और आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ गैस,
कोई मेटल भी है तो मेटल भी तो बेटा बहुत सारे आयरन के पार्टिकल्स और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। या आपने कोई वुड की चीज़ देखी, या आपने कोई जो है प्लास्टिक की चीज़ देखी, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट द पार्टिकल बेसिकली। तो अब आप क्या करोगे, उसको जब तक वो ब्रेक हो रही है दैट इज़ फाइन, पर एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, दैट इज वाई वी कंसिडर इट इज़ अ बेसिक यूनिट। ठीक है, हम इसको बेसिक यूनिट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडिंग इनटू द मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटेलॉइड्स। ठीक है, अब वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। नॉन मेटल क्या, जैसे कि कोई प्लास्टिक हो गया। ठीक है, अब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो हम ये प्लास्टिक, लोहा, टिन ऐसी चीज़ें नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो बेटा एक कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है, इट इज़ अ मैक्रो, हमने तो माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की बात करनी है। अब इसको ऐसे समझो, अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा तो उसमें क्या होता है, अगर नहीं सुना तो जाके इसको देखो। ठीक है, इट इज़ अ थिंग जो आपको देखनी चाहिए। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना बेटा, उसमें ऐसे ही होगा कि ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद कहता है लिथियम होता है। तो ऐसे ऐसे करके वो आपको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, इट इज़ फाइन, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब इन्होंने क्या बोला कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है। बेटा मेटल तो आपको पता ही है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं मेटल से रिलेटेड, है ना। आपने आयरन देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, सिल्वर देखा होगा, ठीक है, कॉपर देखा होगा, दीज ऑल आर द मेटल। नॉन मेटल क्या हो गए मैम, जो मेटल्स नहीं है वो नॉन मेटल है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन इट्स अ नॉन मेटल, कार्बन, ऑक्सीजन, दीज आर द नॉन मेटल्स। अब मेटेलॉइड क्या है, मेटेलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसे एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, इतना ही जानना इनफ है आपके लिए भी। अब मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखो। सबसे पहले अच्छा, अब जब मैं मेटल पढ़ रही हूँ तो आप एक मेटल को अपने ब्रेन में इमेजिन करो कि मेरे पास क्या है, लेट अस सपोज बहुत बेसिक हमारे पास लोहा है। ठीक है, आयरन है। अब हमने क्या करा, दे हैव अच्छा हम प्रॉपर्टी पढ़े, दे हैव अ लस्टर, यानी कि शाइनेबल होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारा मेटल होता है जैसे कि आयरन है, उसकी जो सरफेस है वो शाइन कर रही है, यानी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, हाँ मैम करती है, हमने देखा है। दूसरा, दे हैव अ सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर। ठीक है, अब उस जो हमारा मेटल है उसका कलर सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वर टू ग्रे हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। ठीक है, गोल्डन कलर के जो जैसे आपकी मम्मियाँ पहनती होंगी गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर पहनती होंगी, है ना, चांदी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारी मेटल में कंसिडर हो गई। अब दे कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसन, ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं किसको, हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए तो हमारे पास प्लास्टिक के बर्तन नहीं होते बेटा, प्लास्टिक इज़ अ नॉन मेटल। आपके घर में जो बर्तन यूज़ होते हैं एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के या किसी भी चीज़ के जिसके भी आपके घर में यूज़ करे जाते हैं, पीतल के, तो दीज आर वाई वी यूजिंग इट। क्यों? क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, है ना। ये मतलब कि जल्दी तो नहीं कहूँगी मैं, पर हम ये कह सकते हैं हाँ मैम, जब हम इनको गर्म करना चाहें तो ये हीट हो जाते हैं। ठीक है, दैट व्हाट वी वांट। अब है दूसरा कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में वायर्स हैं उसके अंदर क्या है बेटा, उसके अंदर भी तो हमारे कॉपर की वायर होती है ना, तो दीज ऑल्सो कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। फिर है दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर। डक्टाइल का मतलब क्या है, यानी कि हम इनकी जो है पतली पतली तार बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आप तो खुद दिखता ही होगा, ये तो बहुत नॉर्मल है। फिर है दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट। ऑब्वियसली आप इनको पतली चादर में भी बदल सकते हो। दे आर द सोनोरस, मेक द रिंगिंग साउंड। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, कि अगर आप कोई मेटल की चीज़ गिराते हो, एनीथिंग इट इज़ लाइक आपकी प्लेट है या फिर लोहे का दरवाज़ा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ जब वो किसी सरफेस से टकराता है तो उससे हमें आवाज़ देखने के लिए मिलती है। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी। ये क्या है, एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो अगर मेटल है तो ये चीज़ें शो करेगा। अब क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ द मेटल आर लाइक अ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। अभी सोडियम पोटेशियम क्या है, तो ये आप जो है अपनी जो आपकी स्कूल टीचर है उनसे भी कह सकते हैं कि मैम हमें सोडियम पोटेशियम देखना है, तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगी, लैब में प्रेजेंट होता है। मरकरी,
ठीक है। मरकरी इज़ अ ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। अब मरकरी क्या है, देखो मरकरी क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जब आपने थर्मामीटर देखा होगा, जो ग्लास का थर्मामीटर होता है, अब तो डिजिटल थर्मामीटर जो है वो यूज़ करे जाने लगे हैं, लेकिन जब जब अगर आपने कभी ग्लास का थर्मामीटर देखा हो जो डॉक्टर्स के पास होता है, तो देर इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट इन इट जिसको हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है, या आपने दूसरा नाम सुना होगा पारा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इस तरीके से होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी इसको हीट प्रोवाइड करी तो बिकॉज वो पिघल कर जो है टेम्परेचर राइज हमें शो करता है, और इस तरीके से डॉक्टर जो है वो पता कर लेता है कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है क्या है। तो मरकरी वो मेटल है जिसका हम यूज़ करते हैं इन अ थर्मामीटर। ठीक है, तो मेटल होने के बावजूद भी बेटा देखो क्या है, अगर आप मेटल का नाम सोचते तो आपको ऐसा ही लगता है कोई सॉलिड सी चीज़ होगी, बट इट इज़ अ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में आने के 100% चांसेस है। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब भाई जितनी प्रॉपर्टी हमने मेटल की पढ़ी थी, नॉन मेटल वो सारी चीज़ें शो नहीं करेगा। सबसे पहले दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ द कलर। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी बताया था मेटल जो है गुड कंडक्टर हैं, पर जो हमारे नॉन मेटल हैं दीज आर द बैड कंडक्टर, और यू कैन से द पुअर, यानी कि ना तो ये गर्म होते हैं, ठीक है, मतलब गर्म होते होंगे बट इन टर्म्स ऑफ नॉट दिस, और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट कराते हैं। जैसे प्लास्टिक देख लो, प्लास्टिक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब आप कहोगे कि मैम वो गर्म होके जल जाता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, कंडक्ट कराना इज समथिंग डिफरेंट। दूसरा है दे आर नॉट अ लस्टर सोनरस एंड द मेलेबल, यानी कि आप जो है उसकी पीट पीट के चादर नहीं बना सकते, वायर नहीं बना सकते, उसमें से कोई आवाज़ नहीं आने वाली। ठीक है, अब ये मत कहना कि मैम हम प्लास्टिक की चीज़ें गिराते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, वो डिफरेंट है बेटा, ये डिफरेंट है। ठीक है, देर आर द एक्सेप्शन ऑलवेज। अब है नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल आर द हाइड्रोजन। नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या, देखो नॉन मेटल में उन्होंने कोई प्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं दिया, क्योंकि हम अभी एलिमेंट की बात कर रहे थे पहली बार। ठीक है, अब कुछ भी जो आप बड़ी चीज़ें सोचते हो ना कि ये नॉन मेटल है, तो बेटा वो बहुत छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंट, ये बहुत सारे एलिमेंट से मिलके, पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन में इन्होंने कोल कोक दोनों चीज़ें बता रखी हैं। फिर है हमारा ब्रोमीन। सो नेक्स्ट और क्लोरीन। ठीक है, दीज ऑल आर एलिमेंट। अब है सम एलिमेंट्स हैव अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज द मेटल एंड नॉन मेटल एंड दे आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स। ठीक है, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एक्सेट्रा। अब जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर जब आप अपने क्वेश्चन पेपर पे, आंसर पेपर पे लिखोगे तब, और दूसरी चीज़ आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद होनी चाहिए क्योंकि ये पूछी जाती हैं। दूसरा मोर टू नो, चलो देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ द एलिमेंट नोन एट द प्रेजेंट आर मोर देन द 100। ठीक है, जितने अभी तक हमें एलिमेंट साइंटिस्ट ने जो जो मिले हैं उनको, वो 100 से ज़्यादा हैं। ठीक है, अब है 92 एलिमेंट आर द नेचुरल ऑकरिंग एंड रेस्ट आर द मैन मेड। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि जो 92 एलिमेंट है बेटा वो नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, नेचर में वो नेचुरली प्रेजेंट है। वहीं पे उसके बाद जितने एलिमेंट है वो ह्यूमन के द्वारा किसी एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करा और कोई नया एलिमेंट बन गया, तो दैट इज कॉल्ड द मैन मेड, या फिर आप इसको सिंथेटिक एलिमेंट भी बोल सकते हो। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर द सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट्स हमें क्या देखने के लिए मिले, सॉलिड देखने के लिए मिले। 11 एलिमेंट्स आर इन अ गैशियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। 11 ऐसे एलिमेंट हैं जो गैशियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके कहने का क्या मतलब है, इन जनरल द रूम टेम्परेचर इज समवेयर अबाउट द 25 डिग्री, यानी कि मैम हम 25 डिग्री को मान के चलते हैं। हाँ, तो अब क्या है, 25 डिग्री पे कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो हमें गैस के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, लिक्विड भी नहीं, सीधा गैस के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है 2 एलिमेंट्स आर द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, वन इज़ द मरकरी, अदर इज़ द ब्रोमीन। ठीक है, अब ये जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत प्यार से पूछा जा सकता है, द विच वन इज प्रेजेंट एट द रूम टेम्परेचर इन ए लिक्विड स्टेट। सो यू हैव टू बी रिमेंबर कि मरकरी, ये तो मरकरी हर बच्चे को याद होगा, शायद ब्रोमीन कोई ना कोई मिस कर दे अगर उसने ये बॉक्स ना पढ़ा हो तो।
नेक्स्ट है एलिमेंट्स लाइक अ गैलियम सीजियम बिकम अ लिक्विड एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर विच इज़ 303 केल्विन। ठीक है, तो अगर जो है आप क्या करेंगे बेटा 27303, ठीक है, माइनस कर दो 273, इट इज़ समवेयर अबाउट द ज़ीरो, ओके 3 एंड इट इज़ 30 डिग्री। मतलब आप सोचो 25 डिग्री पे यूजुअली जो है मरकरी और ब्रोमीन आपको लिक्विड में मिलेगा, लेकिन 30 डिग्री यानी 5 डिग्री बढ़ाने से ही आपको क्या सीजियम और गैलियम जो है लिक्विड में देखने के लिए मिल सकता है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कंपाउंड्स क्या होते हैं, दीज आर द यू कैन से कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलके जो चीज़ बनाता है दैट इज़ द कंपाउंड। जैसे H2 हो गया, CO2 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, NH3 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, अनगिनत हैं इवन। मतलब आप कुछ भी उठाओ कुछ भी मिलाओगे बन जाएगा। NaCl हो गया कॉमन सॉल्ट, ठीक है, NaCl हो गया, KCl हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम पढ़ते जाते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस composed of the two or the more element and chemically combined with the another in a fixed proportion। अभी फिक्स जो proportion है इसको भी समझो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब मैं H2O की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, दो तो हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे समझो, जब आपका 3rd या 4th चैप्टर आएगा तो आपको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज आएगी इसकी, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही नॉर्मली लेके चलते हैं, ठीक है। वट डू वी गेट व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड। तो हमेशा याद रखना है कि जब वो सिंगल फॉर्म में होते हैं तो वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बट जब वो कंबाइंड हो जाते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि अब उनकी केमिकल रिएक्शन होके वो एक कंपाउंड बना, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो भी चीज़ बनती है वो नहीं होती है और उसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा एक्टिविटी पढ़ते हैं 2.4। डिवाइड द क्लास इनटू द टू ग्रुप। हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करा। गिव द 5 ग्राम ऑफ आयरन फाइलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ द सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू द बोथ द ग्रुप। ग्रुप फर्स्ट मिक्स द क्रश आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर। यानी कि हमने क्या करा, आयरन फाइलिंग जो है बोली। आयरन फाइलिंग क्या होती है बेटा, ऐसा समझ लो कि जैसे लोहे के छोटे छोटे से छिलके, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से छिलके टाइप होते हैं, छिलके समझ गए ना, मतलब इट्स वेरी फाइन, ठीक है। दूसरा हो गया सल्फर पाउडर। अब क्या करा, ग्रुप सेकंड को मिक्स एंड क्रशिंग द आयरन फाइलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट विद द मिक्सचर स्ट्रांगली टिल द रेड हॉट, ठीक है, रेड हॉट तक हमने इसको हीट करना है। रिमूविंग फ्रॉम द फ्लेम एंड लेफ्ट द मैक्सिमम कूल, कि जब तक वो मैक्सिममली कूल हो जाए। अब ग्रुप फर्स्ट और सेकंड क्या, चेकिंग फॉर द magnetism in the material obtained, bring a magnet near the material and check in the material is attract toward the magnet or not। अब क्या करा हमने, हमें ये पता है जनरली कि जो हमारा लोहा होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं। अब जब हमने उसको हीट करा, ठीक है, विद द सल्फर पाउडर, देन उसके बाद क्या हुआ, हमने ये पता करना है। अब देखो, comparing the texture and the color of the material obtained by the group and add the carbon disulfide, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है ऐसे, ठीक है, to one of the part of the material obtained, stir well in the filter, ठीक है, and add the dilute sulfuric acid, यानी कि H2SO4 की बात कर रहे हैं, और द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ओके, दीज आर द एसिड। आपकी मैम जो है जब ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। टू अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, नोट टीचर्स सुपरविजन in a necessary for this activity, definitely the acid these are the very harmful। अगर आपके हाथ पे ये थोड़ा सा भी गिर जाएगा तो इट्स बर्न यू। ओके, परफॉर्म द ऑल द अबव स्टेप एंड दी विद दी बोथ द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऑब्टेंड हुए हैं, पर हम डायरेक्ट ये रीड करते हैं बिकॉज इसमें सारा का सारा जो है कंक्लूजन है। अब सबसे पहले समझो, द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप फर्स्ट इज द हाइड्रोजन। अब देखो,
जब आप फर्स्ट ग्रुप में जब उसने रिएक्ट कराया, डिड द मटेरियल ऑब्टेन द टू ग्रुप लुक द सेम, सो डेफिनेटली इट नॉट लुक द सेम, ठीक है। विच ग्रुप्स ऑब्टेन द मटेरियल इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वी कैन तो ये जो चीज़ है ना बेटा, ये जब आप एक्सपेरिमेंट करके खुद देखोगे, मतलब जब आपकी टीचर कराएंगी, तब आपके ब्रेन में ज़्यादा अच्छे से ग्रैप होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, अब जब भी हाइड्रोजन गैस का जब टेस्ट करना होता है तो आपकी मैम भी करेंगी। वो क्या होता है कि आप जो है वो जलती हुई चीज़ जैसे मोमबत्ती हो गई, ठीक है, उसको लेके जाओगे तो वो उस ट्यूब के ऊपर जब जो फ्यूम निकल रही होगी वो वहाँ से आपको पॉप की साउंड सुनाई देगी, ठीक है, किसकी, पॉप की साउंड, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या होता है, इट इज़ अ कलरलेस, ठीक है। जब हाइड्रोजन, अब हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एंड कम combustible is is not advised to do the combustion test for the hydrogen in the class. The gas obtained by the group second is the hydrogen sulfide, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पे हीट अप करा था। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ द रोटन एग, यानी कि इस जो सेकेंड टेस्ट ट्यूब है इसमें से हमें क्या, सड़े हुए अंडे जैसी बैड स्मेल देखने के लिए मिलेगी। You must have observed that the product obtained by the both the group showing the different properties. Definitely बेटा पहले वाले ग्रुप वाले में दोनों में एक तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि पहले में हमें हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिली, दूसरे में हाइड्रोजन सल्फर गैस देखने के लिए मिली, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड द रीज़न बिहाइंड इट कि हमने दूसरे वाले को क्या करा था, हीट करा था, ठीक है, यानी कि हमने रिएक्शन कराई इनकी थ्रू द फर्स्ट में तो हमने कोई हीट करा ही नहीं, तो वो रिएक्शन होएगी ही नहीं वहाँ पे। जब हमने सेकेंड टाइम हीट करा यानी टेम्परेचर राइज करा, तो टेम्परेचर राइज करके फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करी और इस वजह से वहाँ पे रिएक्शन हुई। थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वर द same, the group first is carrying out the activity involving the physical change, where in case of the group second हमने chemical change करा, ठीक है। अब क्या है, the material obtained by the first group is the mixture of the two substance, the substance given are the element that is iron and sulfur, क्योंकि रिएक्शन हुई नहीं थी, ठीक है, तो वो फिजिकली चेंज कहलाएगा। और दूसरी चीज़ वहाँ पे हमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग देखने के लिए मिले। अब क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज द दैट ऑफ इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस कॉन्स्टिट्यूट। जब वो सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट है तब भी यही रहेगी और बाद में भी यही रहेगी, ठीक है। मैं ये टेबल अभी आपको समझाऊंगी, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकेंड इज अ कंपाउंड, जबकि ग्रुप सेकेंड को क्योंकि हमने हीट करा था, सो वहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई और वहाँ पे हमें कंपाउंड देखने के लिए मिला। ऑन अ हीटिंग द टू एलिमेंट स्ट्रांगली we get a compound and which has a totally different property as compared to the combining element। हालांकि हमने उसमें आयरन और सल्फर ही डाला था, बट स्टिल वो आयरन और सल्फर वाली प्रॉपर्टी बेटा नहीं शो करेगी। रदर देन शोइंग आयरन और सल्फर वाली प्रॉपर्टी, वो एक नया जो कंपाउंड कंबाइन होके बना है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगी। अब क्या है, द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द सेम throughout. We can also observing that the texture and the color of the compound are the same throughout, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट, ठीक है, कंपाउंड के लिए कंपोजिशन पूरी टाइम सेम रहेगा। एंड वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्विंग दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट। ऐसा थोड़ी होगा कि एक अगर कंपाउंड आपने बनाया है तो उसका कलर कभी चेंज हो रहा है, कभी उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। अब दूसरा, thus we can summarizing that the physical and the chemical nature of the matter in the following graph। अभी हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, बट इससे पहले मैं एक बार आपको ये जो है बेटा, ये जब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो टीचर ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप एक अच्छे से लाइक टेबुलर फॉर्म में बनाओ और उसको जो है डिफ्रेंशिएट करो कि मिक्सचर एंड कंपाउंड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए साइंस में स्पेशली कि आपको दो चीज़ें दे रखी हैं और आपसे ये पूछे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो आपने हमेशा, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको टेबुलर फॉर्म बनाना है और कम से कम मिनिमम 3 to 4 तो उसके पॉइंट लिखने हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है। इससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब ध्यान से सुनो इसे, और जब ये आए तो आपने ऐसे ही बनाना है। मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होते हैं।
मिक्सचर क्या है, द एलिमेंट और द कंपाउंड जस्ट मिक्स टूगेदर टू फॉर्म द मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, यानी कि यहाँ पे फिजिकली वो मिक्स हो गए हैं बट देयर इज नो सच केमिकल रिएक्शन ऑकर। अब क्या है वहीं पे पहले मैं एक टेबल पढ़ देती हूँ फिर दूसरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिक्सचर हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, अब उसमें वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। मिक्सचर जैसे मिल्क है, मिल्क में 3 कंपोजिशन उन्होंने हमें उस टाइम नोट करवाया कि भैया उसमें जो है मिल्क कह रही वाटर हो सकता है, प्रोटीन, फैट, दे बोथ, जो ये तीनों जो हैं ये तीनों ही अलग अलग तरीके के कंपाउंड से मिलके बने हैं। अब मिक्सचर शो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मिक्सचर में जो है हर एक सिंगल इंडिविजुअल जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उस मिक्सचर में वो अपने अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटिंग फेयरली ईजिली बाय द फिजिकल मेथड, ठीक है, हम उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। दूसरा है कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट व्हेन रिएक्ट टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड, हमेशा एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करेगा एंड देन न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म होंगे। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, यानी कि जो कंपोजिशन फॉर्म्ड होने वाला है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। दूसरा, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो वाटर बनाते हैं, इससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्मेट में होंगे, उसका कलर डिफरेंट होगा, ठीक है, उनकी स्मेल, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। नाउ जो अच्छा आप हमें ये पता है मैम ऑक्सीजन जो है वो आग जलाने के काम आती है पर पानी तो बुझाने के काम आती है, हाउएवर कि पानी के फॉर्मूले में खुद ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। दूसरा है द न्यू सब्सटेंस हैज़ अ टोटली बता दिया। फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटिंग ओनली बाय द केमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जब भी हमें कंपाउंड के एलिमेंट को सेपरेट करना होता है तो हम नॉर्मल मेथड से बेटा उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एक ऐसा मेथड यूज़ करना होगा जो बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इस तरीके से। अब ये एक चार्ट है, बहुत ही अच्छा चार्ट है ये समराइज़ करने के लिए, तो लेट बी समराइज द एवरीथिंग। अब ध्यान से सुनना है, मैटर क्या होते थे मैम, मैटर हमने 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो प्योर हो सकते हैं या मिक्सचर हो सकता है। नो फिक्स कॉम्पोजिशन, इसमें कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस में मैम हमने 2 चीज़ें पढ़ी है अभी, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। मैम एलिमेंट तो कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, हम उसको, ये तो बेसिक यूनिट है, हम इसको फर्दर जो है वो तोड़ नहीं सकते। जैसे कि हमने कॉपर ले लिया, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, दीज ऑल आर द एलिमेंट। वहीं कंपाउंड में हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दी वट एलिमेंट, ठीक है, 1 और मोर देन इट। तो यही यहाँ पे भी यही लिखा है बेटा, हैविंग अ फिक्स कॉम्पोजिशन, यानी फिक्स कॉम्पोजिशन होगा, can be broken down into the element by the chemical or the electrochemical reaction like a water, ठीक है, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, whatever it is। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर हैविंग अ नो फिक्स कॉम्पोजिशन। तो बेटा मिक्सचर हमने 2 तरीके के पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने होमोजीनस और दूसरा पढ़ा था हेट्रोजीनस। होमोजीनस एक ऐसा मिक्सचर है जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का है, जैसे पानी और नमक, पानी और क्या कहते हैं चीनी, ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर इन अ वाटर, सॉल्ट इन अ वाटर, सल्फर इन अ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, वाटर इन अल्कोहल, तो दीज ऑल, ठीक है। या हेट्रोजीनस में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे सैंड एंड द सॉल्ट, ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर इन अ ऑयल। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस अ लॉट, लाइक आई कांट मैनेज दिस थिंग, बट आप अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और ऐसी ही मोर सच वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।